हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एडिक्विटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपका वेंडर चेंज हो गया है, एडिक्विटी आपका वेंडर है। टीसीएस से हटके कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जैसे फेज 13 में आए थे। उसी मुहिम पे हम आपको करवा रहे हैं फ्री में मॉक प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में रहने वाला है, ये है सेट नंबर 3 और ये है आपके लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट। आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अटकते हो सॉल्यूशन देखेंगे आप। और इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे रीजनिंग में जो अलग टाइप के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं मैथ्स में सेट से क्वेश्चन पूछ लिया, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। या फिर जीएस के क्वेश्चन हो लैंग्वेज वाले, ठीक है, या रीजनिंग का कोई रीजनिंग का नंबर सीरीज का कोई पैटर्न हो, वो सारे क्वेश्चन आपके अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आप वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे आप लाइव मॉक टेस्ट देते हो या कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, आप एग्जाम देने जाओगे, उसी तरह आपको इस मॉक टेस्ट को ट्रीट करना है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 4 पार्ट रहेंगे जैसे सेक्शन वाइज रहते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 फुल मॉक टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 टू 100 तक, बेस्ड ऑन एडिक्विटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न फॉर एसएससी सीजीएल टायर 1। क्वेश्चन नंबर 1, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप में रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोस्तों ऐसी ही होगी ऐसे क्वेश्चन में। तो ये लेटर वाली सीरीज है। देखो, इसको करने के तरीके कई होते हैं। सबसे पहले आपको क्या, या तो आप ऑप्शन से पुट करिए। मान लो ऑप्शन देख के आप क्लिक कर सकते हैं, माइंड आपका क्लिक कर जाए एक ही दम में, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका ये होगा, आप पैटर्न को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है टोटल लेटर। तो इसका मतलब क्या है, 24 में 4 से भाग होता है, 4 का पैटर्न हो सकता है, 6 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, लेकिन ज्यादा हो गए वो भी। ये वाला मेथड है, ये भी क्लिक नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने बताया ना काउंट करना, ये कई बार क्लिक कर जाता है कि 3 3 का पैटर्न है, 5 5 का पैटर्न है। कई बार तो यही होगा कि टोटल नंबर मान लो 20 हो गए, 4 का पैटर्न होगा या फिर 5 का पैटर्न होगा। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप क्या है कि आप ऑप्शन से पुट करके देखेंगे। मान लो मैं ऑप्शन सब में क्या है, वेटेज एक ही ज्यादा है, ए है सब में, स्टार्टिंग में ए है, ए है, ए है। तो मैं पुट करके देखता हूँ ऑप्शन। मान लो मैं यहाँ ए रखता हूँ, यहाँ ए रखा दोस्तों, और यहाँ पे देखो यहाँ ए रखा मैंने, तो यहाँ एक तो ई है, ई रखेंगे या बी रखेंगे, ये कैसे क्लिक होगा। अब मुझे पता है यहाँ डबल बी है दोस्तों, यहाँ डबल बी है, तो मैं बी पुट करूंगा, बी को ज्यादा वेटेज दूंगा। देखो ये बी पुट कर दिया, तो डबल ए डबल बी सी डी, सी डी। उसके बाद दोस्तों सी डी के बाद यहाँ मैंने देखा डबल ई है, तो उसके बाद मैं ई पुट करके देखता हूँ। और कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर बन गए, ठीक है। ये पैटर्न हो सकता है डबल ए डबल बी सी डी फिर डबल ई। यहाँ पे फिर ए पुट करके देगा, डबल ए डबल बी सी डी डबल ई। फिर यहाँ दोस्तों देखो डबल ए डबल बी फिर सी डी डबल ई, पता लग गया पैटर्न कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, डबल ए डबल बी फिर सी डी है फिर डबल ई है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो पहले ए बी आएगा, ए बी, फिर उसके बाद दोस्तों ए बी के बाद ई ए के बाद डबल ई के बाद सी डी, मतलब कि लास्ट में तो सी डी आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों डबल ई आना चाहिए, तो यहाँ पे ई सी है, ये भी बार हो गया, ये देखो डबल ई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आपको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, वरना डायरेक्टली आप करने जाओगे बना नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ऑप्शन की हेल्प लेनी है, नंबर ऑफ लेटर देखने हैं कितने हैं, इस तरह से कई छोटी छोटी चीजें होती हैं इनमें। इस तरह से आपको आपका माइंड प्रैक्टिस से ये चीजें काम काम में आएंगी। आपको प्रैक्टिस करोगे जितनी, उस तरह से आपको पैटर्न का अपने माइंड में क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि इसमें ये पैटर्न है, इस तरह से मुझे इस क्वेश्चन में जाना है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टू में भी कोडिंग करनी है आपको। इसके लिए दोस्तों ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, ठीक है, और इसके लिए ये कोड है। तो आपको बताना है, इसका कोड आपको बताना है। उसके लिए हमें किस किस का कोड निकालना पड़ेगा, गुड वेलकम वे, इनका कोड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अगर पहला दूसरा देखते हैं, तो पहले दूसरे में दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन आता है। एक तो वेलकम कॉमन आता नहीं, वेलकम कॉमन नहीं आएगा, आर कॉमन आता है दोनों में, इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें ऑल नहीं है, गुड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही लेटर कॉमन है, कौन सा,
आर। और इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इन दोनों में कॉमन कौन सा है ये आप देखेंगे, टीआईपी नहीं है इसमें, एम ए इसमें है, तो इसका मतलब आर का कोड क्या हो गया दोस्तों? आर का कोड हो गया एम ए। डायरेक्टली कह सकते हैं आर का कोड क्या हो गया? एम ए हो गया। अब उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, दूसरे और तीसरे में? दूसरे तीसरे में देखते हैं हम, देखो गुड कॉमन है, गुड कॉमन है, हु इज और कुछ भी कॉमन नहीं है, गुड कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ये कॉमन है एल ए। तो इसका मतलब गुड का कोड क्या हो गया दोस्तों? एल ए हो गया। ठीक है, तो एल ए ऑप्शन में है, ये नहीं हो सकता। पीपल का कोड ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरा चौथा चेक करते हैं, इन दोनों में गुड भी कॉमन है, गुड ही कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में दोस्तों गुड, ए का तो कोड हमें पता लग गया। अब पहले और हम कंपेयर करते हैं पहले और तीसरे को, हु इज वेलकम कुछ भी नहीं है कॉमन है इनमें। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले चौथे को कंपेयर करते हैं, पहले चौथे में कंपेयर करते हैं दोस्तों, वेलकम कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब वेलकम कॉमन है। और इन दोनों में देखो, ओ डी नहीं है, एच ओ नहीं है दोस्तों, टी आई पी, तो वेलकम किसका कोड हो गया? वेलकम कोड हो गया टी आई पी, ये कोड हो गया वेलकम का। तो मतलब टी आई पी भी इसका कोड नहीं हो सकता, पीपल का। एच ओ, एच ओ देखो कौन से में है, वेलकम कॉमन आ गया तो गुड। गुड का कोड मुझे पता क्या है, गुड का कोड क्या आया था हमारा? गुड का कोड एल ए आया था, एल ए तो मैंने काट दिया, ये भी काट दिया। अब ओ डी और एच ओ में से एक कोड होगा किसका? पीपल का। ठीक है, पीपल का कोड होगा, ओडी होगा या एच होगा। अब इसमें से ओडी एच ओ कौन से वाले में है? दूसरे में है। तो दूसरे और चौथे को कंपेयर करते हैं हम, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? गुड कॉमन है, और क्या कॉमन है? दे कॉमन है, दे कॉमन है। देखो, इसका मतलब दोस्तों इन दोनों में एल ए और एच ओ का कोड क्या हो गया? दे कॉमन है दोनों में, एच ओ का कोड हो गया दे। दे किसके लिए आया? एच ओ किसके लिए आया? दे के लिए आया। तो इसका मतलब ओडी किसका कोड बचेगा फिर? पीपल का बचेगा। राइट आंसर ये सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एच ओ का कोड क्या हुआ? दे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री में फिगर सीरीज है, आपको पैटर्न को समझना होगा। देखो, पहले से दूसरे में गए, क्या हुआ दोस्तों? एक इसकी जगह एक नई नई आकृति आ गई, और उससे नेक्स्ट में गए, इसकी एक इसके साथ देखो, एक ये वाली आकर ये वाली तो कम होगी एक। ठीक है, ये वाली कम होगी, और इसकी एक उल्टी आ गई, मिरर इमेज कह सकते हैं इसकी बन गई। ठीक है, इसका उल्टा क्या करेंगे? मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, या कह सकते हैं ये वाली देखो, इसका फेस लेफ्ट राइट साइड से ऐसे ऐसे से क्या हो गया? ऐसे हो गया, और एक नई आकृति ऐसे वाली जुड़ गई इसमें। और तीसरी में जैसे ही गए, अब इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, फिर उसके बाद एक शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद उसको जाएंगे तो ये वाली आकृति इस साइड आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो शेप है ये सबसे राइट में आएगी ऊपर की तरफ। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो, ये वाली शेप राइट में आ गई, ये भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर। और में कहता है निम्नलिखित कथन को पढ़े और जवाब दें, निम्न में से कौन सा तर्क लॉजिक मजबूत है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट? क्या सभी शराबखानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? पहला कहता है हाँ, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा और निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के सभी सत्रों के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, ये क्या है? ये तो देखो स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, पॉजिटिव है ये, और अपने आप में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ये। नहीं, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, जो आगे की जटिलताओं का कारण बनेगा। देखो दोस्तों, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे इसमें क्या है, इसमें देखो इस प्रॉब्लम का आज भारतीय सामना करें, ये तो प्रॉब्लम वो है जो कंटिन्यू है, इसको तो मतलब ये स्टेप तो उठाना पड़ेगा, तो लॉजिकली हम कह सकते हैं। लेकिन ये फ्यूचर पे डिपेंड है, आशंका है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि पूरा हम कह सकते हैं पूरी गारंटी नहीं है ऐसा होगा या ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कह सकते हैं लॉजिकली स्ट्रोंग नहीं है, लॉजिकली स्ट्रोंग है वन ओनली। तो राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें हमें निकालनी है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करेंगे आप। खोलेंगे
एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कट है ना जो मारा है ना, कट ये सर्कल है, जैसे ये यहाँ पे काटा है, पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ था, ये एरो दिया हुआ है, ठीक है, और फिर पेपर ऐसे फोल्ड हुआ है, फिर ये आकृति बनी है, अब इसको ऐसे ही खोलना है। जब ये आप इसको खोलेंगे ना, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये कागज की जो लेंथ, ये कह सकते हैं ये हाइट है या लेंथ कह सकते हैं इसको, इतनी थी, और कट मारा है दोस्तों, यहाँ पे मारा है कट, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बीच में कट नहीं मारा कि आप सोचो कि चार सर्कल एकदम सीधे बन जाएंगे, ठीक है, तो लेकिन ये हमें पता है, जैसे ये इसको खोलेंगे ना, यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखो सर्कल की, इस पॉइंट से डिस्टेंस देखो, ऐसी खुलेगी एक आकृति, ऐसे इस तरफ भी आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों एक शेप यहाँ पे भी आएगी ऐसी, ठीक है, और सर्कल यहाँ ऐसे ही होगा इसकी, ठीक है, जितना पास यहाँ पे डिस्टेंस उतना पास यहाँ पे है, और यहाँ पे जब इसको खोला, इसको खोलेंगे तो चार सर्कल, एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल फिर यहाँ बनेगा, जब इसको खोलेंगे एक सर्कल यहाँ बनेगा, नीचे कोई भी सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कट मारा है ना जो ऊपर की तरफ मारा है, ना कि बीच में मारा है, तो बीच में मारा तो दो कह सकते हैं, फिर तो बीच में मारते तो ऐसे खुलता ही एक सर्कल, जैसे कि नीचे भी आ सकता था बीच, लेकिन बीच में नहीं मारा, जो सर्कल आएंगे चार ऊपर की तरफ आएंगे, सिर्फ नीचे सर्कल नहीं आएंगे। देखो इसमें भी, इसमें तो देखो सर्कल तीन ऊपर कर दिए, तीन नीचे आ, ये भी गलत है। ये दोस्तों नीचे तो सर्कल आएंगे नहीं, ये भी बार हो, क्योंकि कट मारा है ऊपर की तरफ, आपको इतने पोर्शन से, जैसे यहाँ सर्कल था यहाँ सर्कल था, इसको खोलेंगे ना, तो एक सर्कल यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, यहाँ खोलेंगे इस डिस्टेंस पे दोस्तों कोई सर्कल नहीं है, यहाँ कोई नीचे की तरफ सर्कल नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए सारे ऑप्शन बार होंगे, एक ही ऑप्शन है राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है सबसे ओड वन, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, अगर अलग कह सकते हैं जो लेटर की सीरीज है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। देखो अगर हम देखते हैं पैटर्न +4 दोस्तों, +4 का पैटर्न है यहाँ पे, और यहाँ पे 18 - 8, या सीधा यहाँ पे इससे इससे इसको रिलेट किया गया है और इससे इसको रिलेट किया गया है, +7, +4, +7, यहाँ भी +4, ठीक है, और यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, यहाँ पे देखेंगे 19 और 7 26, यहाँ भी +7 है दोस्तों, 3 + 7 है, 7 जोड़ेंगे 10 पे जे होता है, और यहाँ पी में 7 जोड़ेंगे 23 आएगा। देखो ये तो सेम पैटर्न है, इसका मतलब डिफरेंस कहाँ क्रिएट किया इसने, देखो ये तो आपको पता लग गया जो मैंने बताया, प्लस जो पेयरिंग में लेटर है +4 +7 का पैटर्न है। अब यहाँ से यहाँ तक आए दोस्तों, तो ये -8 हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप, 19 8 27 होता है, जब सम 27 बनता है तो इसका मतलब लेटर होते हैं अपोजिट एक दूसरे के, तो ये 19 पे एस होता है, 8 पे एच होता है, अपोजिट है। वैसे ये भी अपोजिट है, सम 27 बनता है, ये भी अपोजिट है, लेकिन दोस्तों आर जे के अपोजिट नहीं होता, तो कह सकते हैं इसमें अलग पैटर्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द सिमिलर नंबर सेट फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव एज दैट ऑफ गिवन सेट। जीवन में जैसे पैटर्न है वैसे ही आपको ऑप्शन में देखना है किसमें पैटर्न है। अगर हम देखते हैं इसमें, इन दोनों का गैप 8 का है, और इन दोनों का गैप कितने का है दोस्तों, 8 और 9 17 का गैप है, मतलब 8 का गैप 17 गैप, यहाँ पे 8 का गैप है, ठीक है, लेकिन यहाँ कितने का गैप है, 17 दूनी 34, 17 दो 19 का गैप है, ये ऑप्शन बार हो गया। 8 का गैप है, 34 8 42, और 42 और 17 59, ठीक है, 17 का गैप है और ये 8 का गैप था, ये अपने आप में सेम पैटर्न है। देखो यहाँ पे कितने गैप है, 9 का गैप है, ये भी बार हो गया, यहाँ पे कितने गैप है, 8 का, लेकिन यहाँ पे 18 का गैप है, ठीक है, ये भी बार हो गया। कैसे सेम पैटर्न क्या है, पैटर्न ये होना था 8 का गैप 17 गैप, एक ही ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न है, ऑप्शन सेकंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित कोड भाषा में हैम्पर को ये लिखा जाता है दिस, एंड इंसल्ट को दिस लिखा गया नंबर में, तो उसी भाषा में उसी लैंग्वेज में इसके लिए कोड, सेफ्टी के लिए कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। इसमें देखो एडुकेटी ने टीसीएस से अलग पैटर्न फॉलो किया है, टीसीएस का आपने ऐसा पैटर्न नहीं देखा होगा, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखो मैं नहीं कह सकता। इसमें देखो हेम्पर को ये लिख दिया, इसने 17 बना दिया, तो इसने क्या किया, इसका नंबर होता है 8, उसको 25 में से माइनस करके लिख दिया, मतलब 25 माइनस क्या कर दिया, इसका जो नंबर होता है 8। नेक्स्ट में क्या किया इसने, इसका नंबर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करके लिख दिया,
नेक्स्ट फिर 25 में से अब की बार इसने माइनस कर दिया, ये वाला लैट्रिक्स का 13 नंबर होता है, 12 आ गया। फिर दोस्तों उसके बाद क्या किया इसने, 16 का डबल कर दिया, 2 से गुना कर दिया, 32 लिख दिया। ठीक है, फिर 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। वैसे ही फिर दोस्तों यहाँ पे उसके बाद क्या किया, 18 का डबल करेंगे तो 36 आएगा। ये पैटर्न आपको इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है, इसमें भी यही बताना है आपको। तो यहाँ पे पहला है 19 में से इसका नंबर होता है, सॉरी 25 में से इसका नंबर 19 होता है, 19 माइनस करेंगे, इसका नंबर 19 होता है लेटर का एस का, 19 माइनस करेंगे तो स्टार्टिंग में 6 आएगा। फिर उसके बाद 1 का डबल करेंगे 2 आएगा। फिर 19 में से 6 गए दोस्तों, सॉरी 25 में से 6 गए 19 आएगा। फिर 5 का डबल करेंगे 10 आएगा। फिर 19 20 25 में से 20 गए 5 आएगा। और फिर 25 का डबल करेंगे 50 आएगा। ठीक है, तो कौन सा देखो लास्ट में 50 आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। स्टार्टिंग में क्या आएगा, 62 19 10, 62 19 10। ठीक है, 62 19, 62 9 है दोस्तों, यहाँ तो 19 है ही नहीं, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पैटर्न क्या था, पहले लेटर को माइनस किया 25 में से, दूसरे लेटर का क्या किया, डबल किया, फिर तीसरे लेटर को माइनस किया 25 में से, तो चौथे लेटर का क्या किया, डबल किया। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में ध्यान से देखोगे, देखो एक चीज आपको ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होगे तो यहाँ से एक माइंड में एक चीज तो सबकी क्लिक हो जाएगी कि बी, यहाँ पे देखो एफ एल था दोस्तों, उल्टा कर दिया, पहले दो लेटर को आपस में पलट दिया, एल एल एफ हो गया। बी वाई था, इनको भी पलट दिया, वाई बी हो गया। लेकिन ये देखेंगे अब बीच के दो लेटर रह गए हमारे पास ए बी। तो ए से दोस्तों ई बनाने के लिए तो क्या करेंगे हम, प्लस के ई बनाने के लिए +4 ऐड करेंगे, और बी से एफ बनाने के लिए तो +4 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब पैटर्न क्या है, इसमें भी चेक करते हैं। पहले दो को पलट दिया, ठीक है, लास्ट के दो को पलट दिया, ठीक है, 20 + 4 24, 18 + 4 22। इसका मतलब सेम पैटर्न है, बीच के दो लेटर में +4 ऐड किया है, और पहले दो और आखिरी दो लेटर को पलट के रख दिया है। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे हम। तो यहाँ पे पलटेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आएगा दोस्तों, ई एच आएगा, ई एच। सारे ऑप्शन बाहर होंगे, एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश है जी, सुरेश, ये है मान लो सुरेश, जो लंबा है वो ऊपर लिखूंगा, सुरेश किससे, कौशल से छोटा है, कौशल कहीं ऊपर आएगा इसके, किंतु किससे लंबा है, रमेश से लंबा है सुरेश, तो ये मान लेते हैं रमेश। मधुर सबसे लंबा है, मधुर दोस्तों सबसे लंबा हो गया। बताना क्या है आपको, सबसे पहले ये देखो, तो सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है जी। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित है दोस्तों कौशल से थोड़ा छोटा, और किंतु सुरेश सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो इसका मतलब सीधा कहने का मतलब अमित यहाँ आएगा। तो सबसे छोटा कौन होगा आप खुद ही बताएंगे, सबसे छोटा होगा फिर रमेश। टोटल 5 बंदे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। जो पैटर्न इनमें है वो ये आपको, ठीक है, गिवन उसमें देखना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिखते थे तो 6 आएगा। तो 6 की 14 6 84 होता है, ये 6 डिफरेंस को इस बीच वाले नंबर से माइनस करेंगे तो 84 आता है। अब इनमें भी देखते हैं, इनका डिफरेंस दोस्तों कितना आएगा, 16 आएगा दोनों का। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है 16, और 16 की फिर ये बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा। मतलब कि लास्ट के, ठीक है, लास्ट के दो नंबर का डिफरेंस लेना है, और जो डिफरेंस आएगा उनका मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है बीच वाले नंबर से। क्या आ रहा होगा हमारा, लेफ्ट साइड वाला पहला नंबर आ रहा होगा। ठीक है, ये पैटर्न है यहाँ पे। तो सेम पैटर्न हम इनमें देखेंगे, अब कौन से में अप्लाई होता है। 15 - 9 दोस्तों करेंगे, दोस्तों 15 - 9 करेंगे, 6 की 9 से गुना करेंगे 54 आएगा, 56 ही आएगा, बार हो गया ऑप्शन। इनका डिफरेंस लिया 4 से, कि करती आता ही नहीं, 4 का मल्टीपल है ही नहीं है, बार हो गया। 17 - 6 11, 11 का मल्टीपल 68 भी नहीं है दोस्तों, ये भी बार हो गया। अब देखो इनका डिफरेंस लिया 5, 5 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 19 × 5 = 95, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12।
अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है ऑप्शन से। तो सबसे पहले हमेशा ऑप्शन ध्यान रखेंगे, वही होगा जिसकी कई बार वेटेज ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें ये होता है लेकिन हर में नहीं होता। अब देखो सबसे पहले चार आया है, वन आया है, दो दो आया है, और चार दो एक है। तो चार और मैं सबसे पहले चार और एक में करता हूँ कौन पहले आएगा। दोस्तों चार और एक में पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे एम ओ और ये दोस्तों यू है, तो इसका मतलब चार पहले आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब चार और दो में चेक कर लो सीधा। चार और दो में हम चेक करेंगे दोस्तों, चार और दो में, तो यहाँ पे एम ओ वी आई है, चार में आई है और दो में ई है, तो इसका मतलब दो पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा जिसमें दो है, मतलब कि ऑप्शन स्टार्टिंग में दो है, ऑप्शन फोर। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से बताना है वो विकल्प चुनना है जो दी गई आकृति में सन्निहित है, मतलब कि जो गिवन आकृति में जो फिगर कह सकते हैं बन सकती है या इसमें समाई हुई है, वो आपको बतानी है। ठीक है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे 2 3 4 सेकंड। आप अपना माइंड में जो आपका आंसर है वो माइंड में रखेंगे कि ये आंसर है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके माइंड में ये वाली फिगर आई होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्रॉस लाइन नहीं है, ये वाली लाइन क्रॉस लाइन नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऐसी फिगर तो कहीं पे बन ही नहीं रही। ठीक है, ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बच गए ये दोनों। इन दोनों में आपको देखना है कौन सी आकृति होगी। देखो ऐसी क्रॉस लाइन दोस्तों, ऐसी क्रॉस लाइन वाले ऐसे कहीं भी क्रॉस लाइन नहीं लगी हुई। ठीक है, देखो यहाँ तक लाइन है लेकिन ऐसी क्रॉस नहीं लगी हुई, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये वाली फिगर बनेगी इसमें, देखो ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे ये देखो, ये वाली है, फिर ऐसे है, ये रहा, और इसके नीचे एक फिगर है ये वाली। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 14, 7 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों 7 अप्रैल आपको पता है 2000 को हम मानते हैं न्यूट्रल जीरो संडे। 2001 को जनवरी 1 जनवरी को क्या होगा, मंडे होगा, मतलब रिमाइंडर 2000 का एक का एक होगा, दो का दोस्तों रिमाइंडर एक होगा, तीन का एक होगा। लीप ईयर का रिमाइंडर क्या होता है, ध्यान रखेंगे, दो होता है। पांच एक दोस्तों, फिर छः एक, सात एक, आठ दो, नौ एक, 10 1, 11 1, 12 2 और 13 1। ठीक है, 13 1, 13 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब 2013 कंप्लीट हो गया, 14 में जाना आपको। 14 में जनवरी का रिमाइंडर क्या होता है, तीन होगा। जनवरी फरवरी का दोस्तों 14 में जीरो। मार्च का तीन होता है, 31 दिन का महीना। मार्च अप्रैल का तो 17 है, ये इसको 7 से भाग करोगे तीन आएगा। एक और एक दो, तीन और दो पांच, देखो एक दो तीन, दो पांच, छ, सात आठ, दो 10, 11 और एक 12, 13, दो 15 और एक 16, 16 और तीन 19, 19 और तीन दोस्तों 22 और तीन 25 आएगा। ठीक है, 25 को भाग करेंगे किससे, सात से, सात एक की, चार रिमाइंडर आएगा। 4 दिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, थर्सडे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज ध्यान रखेंगे लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, ना कि टॉप टू बॉटम कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम चेंज कभी भी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे जो एन है दोस्तों राइट में, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा एन। ठीक है, चार का फेस उल्टा हो जाएगा, जैसे चार का ये चोंच इससे लेफ्ट साइड है तो राइट साइड हो जाएगी, ना कि नीचे की तरफ नहीं होगी। ठीक है, नीचे मतलब उल्टा नहीं होगा चार, जैसे टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसने पहले वाले में देखो उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों चार की जो नोक है वो नीचे की तरफ होगी, मतलब कि चार को पलट दिया, उल्टा कर दिया, बिल्कुल टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, बार हो गया ऑप्शन। अब बच गए देखो ये वाले ऑप्शन। अब उसके बाद पांच को चेंज करेंगे तो पांच का ये है। ठीक है, एक ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों पांच को पलट दिया, उल्टा कर दिया, टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब इन दोनों में देखना है डिफरेंस, पहले और तीसरे में, अब चौथे में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, पहले और चौथे में डिफरेंस देखना है।
ये एफ है, देखो यहाँ पे भी ठीक है। अब ई है दोस्तों, ई का है जो चेंज करेंगे, ई ऐसे चेंज हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा ई। इसने क्या कर दिया, पहले में देखो इसने ऐसे उल्टा ही कर दिया, इसने तो ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये भी ऑप्शन बार हो गया। टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होगी मिरर इमेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, दो तीन ऑप्शन तो हर ऑप्शन में क्या करेगा एग्जामिनर, वो मिरर इमेज की वाटर इमेज निकाल देगा। वाटर इमेज नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे, मिरर इमेज की मिरर इमेज होगी, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी। वाटर इमेज हमेशा चेंज होगी टॉप टू बॉटम। उससे दो तीन ऑप्शन तो हर एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे, हर क्वेश्चन में। वैसे डायरेक्टली आपको एलिमिनेट कर पाओगे और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। पर्सन चेन के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें बताना है इसमें। देखो इसने क्या किया, +3 ऐड हो गया दोस्तों, +3, फिर +3 करेंगे तो एफ आएगा, स्टार्टिंग में सभी में है। दूसरे नंबर पे 8 और 3 11, 3 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, दूसरे नंबर पे टी आएगा। ये पहला ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे सब में टी है अभी, ठीक है। उसके बाद तीसरा चेक करो, 13 और 3 दोस्तों, 13 -3 कर दिया उसके बाद इसने, 13 - 3 10, 10 - 3 7, -3 4, -3 क्या आएगा, 4 -3 1, मतलब कि ए आएगा तीसरे नंबर पे। तो ये सेकंड ऑप्शन बाहर हो गया। अब ए की इससे पता लग जाएगा कौन सा आएगा। 5 -2 3 दोस्तों, फिर माइनस करा, 25 -3 22, -3 क्या आएगा, 19 आएगा। 19 पे ऐसा होता है, तो ये भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। आप ट्राई करिए पहले, ठीक है, इसमें लगाइए अपनी जान कि क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। देखो इसमें क्या पैटर्न है, 10 22 35 40, 72 है, फिर 40 है। देखो 40 यहाँ भी था, 40 यहाँ भी है। अगर डायरेक्ट तो लेंगे, यहाँ यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 12 का है, फिर डिफरेंस 13 का है, फिर दोस्तों 5 का है, कोई भी बात नहीं बनेगी, फिर 32 का है, कोई भी कुछ भी सीक्वेंस नहीं बनेगी। लेकिन इसने क्या किया है, देखो अगर इनको अलग इकट्ठा कर लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं, 10 35 और 72 को, इनका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा। तो आप कहेंगे जो इनका डिफरेंस आएगा, देखो 10 के बाद 35 था, और फिर 72 है, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास कितने का, 25 का। यहाँ पे डिफरेंस आया दोस्तों कितने का, 35 दूनी 70, 35 2 37, 37 का। यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का, 12 का। अगर बाई चांस ऑप्शन से उठाओ या आप ऐसे चेक कर, अगर यहाँ 12 का डिफरेंस है, मान लो ऑप्शन से कोई भी नंबर उठाते हैं, इसने अल्टरनेट सीरीज ली है, ऑप्शन से मान लो 133, आप पहले ही ऑप्शन उठाते हो 133। अगर यहाँ 133 होता तो यहाँ आएगा डिफरेंस कितने का, 72 दूनी 144, 11 कम है 72 में से, तो 144 माइनस, ये 72 -11 करोगे तो 61, 61 में से 37 माइनस करोगे 24। यहाँ 12 का गैप था, यहाँ उसका दोस्तों 12 का कह सकते हैं, 2 गुना का गैप है, ठीक है। ये अपने आप में पैटर्न बन रहा है, एक फिक्स पैटर्न बनता है, तो यहाँ 133 हो सकता है। और दूसरी सीरीज इसने क्या ली है, 22 है, 22 में 18 ऐड कर दिया तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 40 आ गया। 40 में फिर 0 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 40 आ गया। तो एक पैटर्न है इसका, 22 + 18 प्लस 18 +0 + 18 +0, और एक पैटर्न है इसका, ठीक है, 12, फिर 12 का डबल 24, तो 24 का डबल फिर 48, इस तरह से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। इसमें कोई कितना भी बड़ा खब्बी खान हो, जरूरी नहीं है कि इसमें मान्यता हासिल हो जाएगी। कोई 20 साल से क्वेश्चन करवा रहा हो, कोई 50 साल से पढ़ा रहा हो, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन को आपको अपने माइंड से ही क्लिक हो गया तो ठीक है, वरना जयराम जी की उस हिसाब से आपको करना होगा। ऑप्शन से चेक करिए, लेकिन यहाँ से हम कह पा रहे हैं 133 में कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, बन रहा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या एकदम माइंड में ऐसी चीज क्लिक हो पाती है एग्जाम में, नहीं हो पाती। वो टाइम का वैसे ही प्रेशर होता है इतना सारा, एग्जाम में नहीं हो पाता टाइम पे। फिर भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है
अगर आप प्रैक्टिस करते हो कहीं ना कहीं जुगाड़ हो भी जाता है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर उधर लॉजिक लगा के एग्जाम में राइट ऑप्शन आप मार देते हो वहां पे टाइम पे। ठीक है, प्रैक्टिस से वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी क्वेश्चन ठीक करने की। और जो नॉर्मल पैटर्न चलते हैं सीरीज में वो तो सारे स्टूडेंट कर ही लेते हैं, अगर अलग सा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, जिसने पढ़ाई करके प्रैक्टिस कर रखी है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आंसर मार के आ जाएगा, क्योंकि उसको देखते कुछ ना कुछ आइडिया वहां से निकल जाता है कंक्लूजन। वो कुछ कहीं ना कहीं ऑप्शन से कहीं ना कहीं वो लॉजिक लगा के क्वेश्चन को ठीक कर ही देगा स्टूडेंट। तो ये चीज आपको सीखनी है सीरीज के क्वेश्चन में, या इस टाइप के क्वेश्चन जो भी इलॉजिकल क्वेश्चन आता है जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वो अप्रोच कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखो, अब इसमें से बताना है कौन सा आपको परस्पर बदलने हैं कौन सी संख्या है ताकि ये इक्वेशन है जो बैलेंस हो जाए। अब सबसे पहले देखो 81 को 9 भाग करता है तो 81 को तो हम नहीं छेड़ेंगे, वैसे ही 9 को भी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। 9 को तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 9 को 81 को 9 भाग करता है। अब 81 9 की जगह 36 रखोगे दोस्तों, 81 को 36 देखो बटे में जाएगा 81 के 36, तो मोस्टली कह सकते हैं जो ऑलरेडी डिवाइड करता है उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। अब बात रहेगी 22 और 14 की और 36 और 14 की। अब दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन 4 से, क्यों जाएंगे, क्योंकि 36 को तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर 36 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अगर 36 को रिप्लेस नहीं करेंगे ना, 36 को रिप्लेस नहीं करेंगे हम, तो ये नंबर 9 बटे 81 36 निम्मा कितना होता है आपको पता है, 300 प्लस का नंबर आएगा ये, और उसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो 169 तो नहीं बनेगा, उससे ज्यादा ही बनेगा। तो इसलिए कह सकते हैं 36 को तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले उठाएंगे ऑप्शन 4। तो 36 की जगह 14 रख दो, तो ये आएगा 14 गुना 81 को 9 से भाग करोगे तो 9 आएगा, माइनस है फिर 88/4 दोस्तों क्या आया 22, प्लस है यहाँ पे आएगा 36, 14 की जगह क्या रखना है 36 रखना है, और ये 22 और 7 29। अब क्या ये 169 बनेगा, 14 निम्मा 126 होता है, और यहाँ पे माइनस करेंगे 22 इसमें से तो दोस्तों क्या आएगा 14 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 12 नहीं 14 ही आएगा यहाँ पे प्लस का, 22 माइनस कर दिया 36 में से, और ये है 29। 29 में 14 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, और 43 में ऐड करेंगे तो क्या आता है 169 आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखो इसमें असंगत बताना है कौन सा है, असंगत सबसे अलग जिसमें पैटर्न है। मुझे पता है 21 139 के पास दोस्तों, 21 139 के पास जाना है, तो 21 15 105, 21 इक्का 126 होता है, 21 सत्ता 147 होता है, माइनस कर दिया 8, माइनस कर दिया गुना 7, 21 गुना 7 करी, माइनस कर दिया 8, तो क्या आएगा 139। 27 सत्ता 189 माइनस 8 करेंगे तो 181 आएगा, ठीक है। 25 सत्ता 175 माइनस 8 करेंगे 167 आएगा, ये भी ठीक है। 15 सत्ता 105 माइनस 8 करेंगे दोस्तों 197 ही आएगा, तो ये ऑप्शन अलग है सबसे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4, इसमें सबसे अलग पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 20। क्रोध भावना। क्रोध क्या है, एक प्रकार की दोस्तों, एंगर क्या है, एक प्रकार का इमोशन है। वैसे ही यहाँ से साइकिल एक प्रकार की सड़क है, नहीं हो सकता। टेलीविजन एक प्रकार का मनोरंजन है, नहीं हो सकता। ठीक है, अनार एक प्रकार का दोस्तों फल है, ये हम बेस्ट कह सकते हैं यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, टेलीविजन एक प्रकार का मनोरंजन नहीं होगा। क्रोध क्या है, एक प्रकार की भावना है, लेकिन टेलीविजन टेलीविजन दोस्तों क्या है, टेलीविजन हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, एक प्रकार का मनोरंजन नहीं है वो, टेलीविजन मनोरंजन नहीं है, देखते हैं मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो अनार क्या है, फल है, ये डायरेक्टली रिलेट होता है इससे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21। इसको दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है कि आप क्या करेंगे, जैसे कई बारी अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, लेकिन कई बारी मोस्टली क्वेश्चन में पूछता है कि इसका किसी टी का आर से क्या रिलेशन है, टी का एम से क्या रिलेशन है। वो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा आपका 20 सेकंड के अंदर। लेकिन टाइम टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। मान लो टी, आप अपने आप को जम करो मैं टी हूँ, एंड का मतलब है दोस्तों पत्नी, तो मेरी पत्नी एन है। हैज का मतलब है बेटा, मेरी पत्नी का दोस्तों बेटा मेरा बेटा हुआ, और उसका बेटा दोस्तों मेरा पोता हुआ, और मेरे पोता की ये क्या है, बहन है, मेरे पोते की दोस्तों बहन, ये मेरी पोती हुई, और मेरी पोती, ठीक है, मेरी पोती का
देखो, एन के की दादी है दोस्तों, ये तो एन तो मेरी पत्नी थी और के की क्या है ये, देखो, इसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो के की तो दादी है, ये तो अपने आप में ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या था, देखो, ये एन मेरी पत्नी, उसका बेटा, मेरा बेटा, फिर उसका बेटा दोस्तों मेरा पोता, और उसकी बहन मेरी पोती, आर मेरी पोती थी। तो एम का मेरे साथ क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, तो एट की रेट का मतलब है माँ, उसकी माँ, मतलब कि दोस्तों मेरी पोती की माँ, मेरी पोती की दोस्तों माँ, तो इसका मतलब उसका मैं क्या होगा, ससुर होऊंगा। ठीक है। और ये कहता है टी एम का दादा है, तो ये गलत हो गया, यही पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है। टी एम का दादा दोस्तों, टी एम का दादा नहीं है, टी एम का क्या है, ससुर है एम का, तो ये गलत हो गया, यही पूछा, कौन सा सत्य नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में बनाते हैं इसको, बिंदु आर के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यू है दोस्तों। ठीक है, बिंदु आर के, कहता है ये है बिंदु आर, मान लो ये है बिंदु आर, इसके 7 मीटर पश्चिम में कौन है, ये है क्यू। बिंदु आर के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यू है। बिंदु आर से आनंद पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु आर से आनंद, आनंद है दोस्तों कोई बंदा है, पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है बिंदु आर से। ठीक है, ये चला, वह 3 मीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, 3 मीटर चला वो, और यहां से मुड़ मुड़ गया दाईं ओर। फिर 4 मीटर चलता है, ये चार चला, और फिर कहाँ मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, और 5 मीटर चलता है। दोस्तों तीन तो ये चला था, 5 मीटर चलेगा, तो मतलब आर से दो आगे निकल गया, ये पांच चल गया, ठीक है, दो ये चल गया, तथा अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ जाता है, वह फिर 4 मीटर चलता है। दोस्तों 4 मीटर मतलब ये चार चला, यहीं आ गया। ठीक है, तथा बिंदु टी पर रुक जाता है, ये है बिंदु टी। बिंदु क्यू के संदर्भ में टी किस दिशा में है। अब दोस्तों टी क्या है इसके, क्यू के क्या है, पूर्व में है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, पूर्व होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 5 फिल्में F1, F2, F3, F5 तथा F4, F5 आवश्यक नहीं है इसी क्रम में सोमवार से शुक्रवार तक प्रदर्शित होती हैं, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक। ये है मान लो मंडे, ट्यूसडे, सॉरी मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और ये है फ्राइडे। प्रत्येक दिन एक, केवल एक फिल्म प्रदर्शित की गई, प्रत्येक फिल्म केवल एक के बार प्रदर्शित की गई, एक के बाद प्रदर्शित की गई, ये है। फिल्म F1 सोमवार को, F1 है जी मंडे को, आपको बताना क्या है, बुधवार को। ठीक है, वेडनेसडे को आपको बताना है, यहाँ क्या आएगा। F4 तथा F5 के बीच दो फिल्म है, F4 और F5 के दोस्तों बीच दो फिल्म है, देखो F4 यहाँ होगा तो F5 यहाँ होगा, वैसे ही F4 यहाँ होगा तो F5 यहाँ होगा, इनके बीच दो फिल्म है। F5 के ठीक एक दिन बाद फिल्म F2 प्रदर्शित की गई। ठीक है, F5 के एक दिन बाद, इसका मतलब F5 दोस्तों कहाँ होगा फिर, ऊपर ही होगा, ये F5 हुआ, और ये F4 हुआ, और इसके कहता है F5 के ठीक बाद फिल्म F2 प्रदर्शित की गई, F5 हुआ F2। ठीक है, तो F2 बुधवार को प्रदर्शित की गई, ये आपको बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। सभी हिंदू धर्म वीरू होते हैं, सारे के सारे सारे हिंदू धर्म है दोस्तों, हिंदू धर्म इसमें आते हैं, वीरू में आते हैं, बी में आते हैं सारे के सारे हिंदू धर्म। ठीक है, ये मान लेते हैं, हिंदू धर्म सारे के सारे किस में आते हैं, बी में आते हैं। कोई भी जापानी हिंदू नहीं है दोस्तों, कोई भी जापानी का हिंदू से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऐसे ही। जापानी लोग धर्म वीरू नहीं है दोस्तों। अब देखो जापानी और वीरू का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये हिंदू, कोई भी हिंदू जापानी नहीं है, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन जो बचे हुए हैं इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये बार हो गया। ठीक है, ये कहता है जापानी लोग धर्म वीरू नहीं है, ये डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। सभी धर्म वीरू हिंदू हैं दोस्तों, सभी धर्म वीरू हिंदू हैं। अब सारे के सारे बी एच में आएंगे, ये भी नहीं कह सकते, गलत है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 25। 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको दो सर्कल बनानी है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दो सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। परंतु आवश्यक नहीं है, इसी क्रम में है। एन के ठीक बाएं क्यू बैठा है। एन के ठीक बाएं दोस्तों ये है, मान लो एन, इसके ठीक बाएं कौन बैठा है, क्यू। ये है एन, इसके ठीक बाएं कौन बैठा है, क्यू। एन के ठीक बाएं क्यू बैठा है। क्यू तथा एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू तथा एल के बीच दोस्तों 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, तो ये होगा एन। ठीक है, अब की बार देखो, 1 2 3 4, तो ये होगा एन इस कंडीशन में। एम के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है दोस्तों। एम के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी। ओ तथा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। के न तो एम का न ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। दी गई अवस्था के अनुसार जे एल उसी प्रकार है जिस प्रकार के एन है, और उसी पैटर्न के अनुसार क्यू का रिलेशन बताना। एम को बिठाएंगे सबसे पहले। क्यू तथा एल के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, और एम के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है दोस्तों। और एम ना तो एल के पास है, तो यहाँ एम नहीं आएगा। एम यहाँ नहीं आएगा। एम यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और कहता है के ना तो एम का और न ही क्यू का पड़ोसी है। अब के क्यू का पड़ोसी नहीं, यहाँ के नहीं आ सकता। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, तो के की पोजीशन मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, के मान लो यहाँ पे है, के यहाँ पे है दोस्तों। तो एम कहाँ आ सकता है? एम देखो दोस्तों, एम एम यहाँ भी आ सकता है, एम एम यहाँ भी आ सकता है। सॉरी, एम यहाँ नहीं आ सकता, एल का पड़ोसी नहीं है एम। ठीक है, एम के दाएं पी बैठा है, एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम यहाँ तो आ नहीं सकता। एम तो एम की पोजीशन या बैठेगी या फिर यहाँ बैठेगी, लेकिन ये भी बोला इसने एम के दाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा है, तो अगर एम यहाँ रखते हैं तो 1 2 तो यहाँ बैठाना पड़ेगा इसके दाएं दूसरे स्थान पे पी। ठीक है, अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और कहता है ओ और के के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये के था दोस्तों, 1 2 3, तो ओ यहाँ रखना पड़ेगा आपको। बच कौन सा गया, जे, तो जे यहाँ आएगा। होगी कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो हमें बताना है जे एल का उसी प्रकार है, के एन को उसी प्रकार है, पैटर्न के अनुसार क्यू का क्या पैटर्न बनेगा ये आपको बताना है। अब दोस्तों जे क्या है, देखो जे एल के राइट में है, वैसे ही के रेशियो एन, मतलब के कह सकते हैं जे एल के राइट में था, वैसे ही दोस्तों के क्या है, एन के राइट में है, तो वैसे ही आपको बताना है क्यू है जो किसके राइट में होगा। क्यू राइट में होगा दोस्तों पी के। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है भारत के संविधान में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद कह सकते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, और ध्यान रखेंगे वह लाभ को कोई भी अन्य पद धारण नहीं करेगा। सेकंड कहता है भारत के संविधान ने भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी परिलब्धियां तय नहीं की है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, करेक्ट है। ध्यान रखेंगे आप, किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और दे के किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27। अगस्त वीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अगस्त वीजमैन ने जनन द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वसानुगत लक्षण केवल जनन कोशिकाओं के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। शरीर की अन्य कोशिकाएं वसानुगत लक्षणों के कारक के रूप में कार्य नहीं करती। इसका ये सिद्धांत ये कहता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर। इसने प्रस्तावित किया था अगस्त वीजमैन ने, क्या, जनन द्रव्य सिद्धांत। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, जम प्लाज्म थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? या इंग्लिश में विच ब्लड वेजल कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट?
तो इनको बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी विंग्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, जिन झीलों के जल में हरामिक अम्ल, धरणिक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? कहता है लेक्स विच कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन वाटर इज। उन लेक्स को, उन झीलों को क्या कहते हैं जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है ह्यूमिक एसिड की, ठीक है, वाटर के अंदर? तो उन झीलों को, उन लेक्स को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इन्हें बोलते हैं डाइस्ट्रोफिक लेक्स। हिंदी में बोलेंगे दुष्पोषण झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, काला ज्वर का संचार किससे होता है? काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय। मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ट्रांसमिटेड बाय। राइट आंसर होगा सैंड फ्लाई। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, बिना पूछे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कहता है द केमिकल नेम ऑफ द क्विक लाइम इज। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? अनबुझा चूना या बुझा चूना के नाम से। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, इस व्यक्ति का नाम है द फर्स्ट पर्सन एवर टू रीच द साउथ पोल वॉज। तो इसका नाम है एमेंडसन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ध्यान रखेंगे क्या नाम है इनका? एमेंडसन। कब पहुंचे थे ये भी ध्यान रखना है। 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस निकाय का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है? अकॉर्डिंग टू गिवन, राष्ट्रीय एकता परिषद दोस्तों, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को, लोगों या बैंकों को बेचा जाता है। ठीक है ना? और ध्यान रखेंगे उनसे खरीदा जाता है। आरबीआई मनी सप्लाई के कंट्रोल को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कह सकते हैं कंट्रोल करता है। किसको? आरबीआई धन के प्रवाह को या मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है और सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। और धन प्रवाह में वृद्धि करने के लिए, मनी सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता भी है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए बोडो, डोगरी और संताली और मैथिली इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी, 22। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये था संविधान संशोधन 92, 92 संविधान संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्थापना की थी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में 1875 में की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। हरिसेन द्वारा लिखित यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है और इसको गुप्त काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो
तो ध्यान रखेंगे ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है ना। भारत में अनुसूचित बैंक से मतलब क्या होता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बैंकों को क्या बोलते हैं? अनुसूचित बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को और बोलते हैं हम रेगुर मिट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और ये भी ध्यान रखना है, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है, ट्रू है। पहले कहता है भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा वर्ष में 2 बार प्रवेश देने की अनुमति दी गई है, अपने आप में ठीक है। द्विवार्षिक प्रवेश का उद्देश्य नामांकन के लिए प्रतीक्षा समय को कम करते हुए छात्र का नामांकन बढ़ाना है, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला कहता है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का संबंधित विधेयक, दोस्तों अपने आप में ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, ये भी ठीक है। धन विधेयक से संबंधित विधेयक दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 या आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसलिए ए और सी करेक्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइसेज विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राउटर का। क्वेश्चन नंबर 44, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द कॉमन नाउन कॉमनली नाउन हैज व्हाइट प्लेग? व्हाइट प्लेग का दूसरा नाम है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और दोस्तों ये क्या है? एक संक्रामक रोग है जो होता है बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे उसका ऑप्शन 3, इसे बोलते हैं श्वेत प्लेग। क्वेश्चन नंबर 45, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है? तो इसका अभिप्राय है, श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का अभिप्राय है दोस्तों सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण, विकास और प्रगति से संबंधित कोई भी अतिरिक्त कर्तव्य निभाना आवश्यक है, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय इसमें आपराधिक अदालत की सभी शक्तियां होती हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। दोस्तों ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान या किसी अन्य कानून के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर नजर रखता है और यह आकलन करता है, ठीक है, एक्सेस करता है कि ये कितनी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 और सूची 2, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आप ध्यान रखेंगे हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों 31 मई को। और कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 जून को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन है क्या होगा? व्हेन आयरन रस्ट्स इट्स वेट। ठीक है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन में क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो आपको ध्यान रखना है इसका भी, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान चिली के अट्टाकामा में स्थित है। ठीक है, चिल्ली के अट्टाकामा मरुस्थल में स्थित है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, चिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भारत में महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की हॉकी ट्रॉफी है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रिलेटेड है हॉकी से। ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें a माइनस बी है, अगर वन वन पुट करते हैं तो नीचे जीरो बन जाएगा, वन बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो, इन्फिनिटी। तो वन नहीं पुट कर सकते दोनों की जगह। ए बी से बड़ा पुट करो, अगर ए की जगह पुट करते हैं टू और बी की जगह पुट करते हैं वन, तो पहले एक्सप्रेशन से वैल्यू आएगी दोस्तों दो बटे में दो माइनस एक, एक आया। सॉरी बीच में माइनस था ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे हैं पहले ये वाला। ठीक है, दो माइनस है दो बटे में तीन, और नीचे आएगा इसके डी की वैल्यू वन पुट करिए, वन बटे में दो माइनस एक, एक माइनस है एक बटे दो और एक तीन। अब तीन दूनी छह माइनस दो, चार बटे तीन आया यहाँ से, चार बटे तीन, और ये तीन माइनस एक। दोस्तों तीन माइनस एक करेंगे, दो बटे तीन आया, तो तीन बटे दो हो जाएगा, दो से दो कैंसिल। तो यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या आया, दो आया हमारे पास, इसकी वैल्यू दो है। तो यहाँ पे पुट करेंगे अब दोबारा से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है राइट वाले एक्सप्रेशन की। यहाँ पे पुट करेंगे, देखो दो और एक तीन बटे में दो माइनस एक, एक आएगा, प्लस दो माइनस एक, एक, और दो और एक तीन बटे में इसके दो और एक तीन, दो माइनस एक, एक आएगा, और माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर तो क्या था प्लस था, नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है देखो माइनस है, दो माइनस एक, एक आया, और दो और एक तीन आया। तीन के नौ, दस बटे तीन है दोस्तों, और ये आएगा तीन के नौ, आठ बटे तीन। तो आठ नीचे रहेगा, तीन ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट, पांच बटे चार। और पांच बटे चार की मल्टीप्लाई किससे थी, दो का स्क्वायर है चार, और दो का स्क्वायर चार, और एक पांच, चार बटे पांच से। तो ये पांच से पांच, एक से एक, इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई दोस्तों, एक आई। और इसकी क्या आई थी वैल्यू, इसकी दो आई थी, दो और एक तीन। ठीक है, तो तीन हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन में पुट करके देखो तीन कौन से ऑप्शन से आएगा, ये हमें चेक करना है। देखो अगर पहला ऑप्शन पुट करते हैं, तो ए की जगह दो पुट करना है हमें, बी की जगह वन, दो पुट करेंगे तो ये छह हो जाएगा, बी की जगह वन पुट करेंगे दो आएगा, तो तीन आता है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन। इसी में भी तीन नहीं बनेगा, देखो यहाँ पुट करके देखोगे, दो बटे ये बनेगा, दो बटे दो बटे तीन दूनी छह, दो बटे छह बटे तीन बनेगा, ये बनेगा चार बटे तीन बनेगा, और ये बनेगा तीन बटे छह बनेगा। ठीक है, एक पे दो बनेगा, तो एक ही ऑप्शन है जहां से तीन आएगा। तो आपको ऐसी क्वेश्चन को कैसे करना है, वैल्यू पुटिंग से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, एक पति एवं पत्नी समान पद के दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। पति के चयन की प्रायिकता वन बाई सेवन है, और जबकि पत्नी के चयन की प्रायिकता वन बाई फाइव है। क्या प्रायिकता है कि उनमें से केवल एक का चयन होता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मान लेते हैं पति के सिलेक्ट होने की ये प्रायिकता है, और पत्नी की सिलेक्ट होने की ये प्रायिकता है। मान लेते हैं दोस्तों पति सिलेक्ट होता है, ठीक है, पति की सिलेक्ट होने की ये प्रायिकता है। अब फिर एक ही सिलेक्ट करना आपको, तो पत्नी इसका मतलब पांच में से दोस्तों पत्नी की ना होने की प्रायिकता आपको चाहिए, पांच में से ना होने की प्रायिकता क्या है, चार बटे पांच है। वैसे ही अब की बार मान लेते हैं ये केस बनेगा, या फिर पत्नी की सिलेक्ट होने की प्रायिकता क्या होगी, वन बाई फाइव होगी। तो फिर पति के ना होने की आपको रखनी है, तो ये होगी छह बटे सात। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना भी, देखो ये कैसे आता है, ये एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे प्रोबेबिलिटी में। जैसे पति के चयन की प्रक्रिया मान लो ए थी, प्रोबेबिलिटी में ये बनता कैसे है, लेकिन आपको डायरेक्ट आना चाहिए, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता। मान लो ए थी, तो परक्त को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी ए की वैल्यू क्या थी, वन बाई सेवन थी। बी के लिए, पत्नी के लिए बी मान लेते हैं, तो पी बी की वैल्यू क्या थी, वन बाई फाइव थी। अब पी ए बार होता है ना, जो ना होने की प्रायिकता लेते हैं इसको, पी ए बार का मतलब होता है ना होने की प्रायिकता, तो सात में से एक माइनस कर देते हैं, छह बटे सात होगी, और यहाँ पे पी बी का बार इसकी प्रायिकता होगी दोस्तों ना होने की, चार बटे पांच होगी। तो जब भी ऐसे आइदर और का केस हो कि आपको एक ही सिलेक्ट करना है, या तो वो होगा या वो होगा, तो एक बार में जैसे ये लिया, पति के लिए लिया, पति सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे पत्नी सिलेक्ट नहीं होगी, तो ना सिलेक्ट होने की प्रायिकता आपको रखनी होती है, फिर चार बटे पांच, प्लस या तो ये होगा और या ये हो सकता है।
मतलब कि अब की बार पत्नी लेंगे 1/5, पति के ना होने की क्या होगी, फिर 6/7 होगी। ऐसे इसको सोल्व करते हैं बेसिक से। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया इसको, आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा 35, ये आएगा 4 और ये आएगा दोस्तों 6। 4 6 10/35, तो 5 दूनी 10, 5 था 35। तो यहाँ पे कह सकते हैं वो प्रायिकता क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, केवल एक का चयन हो, वो आएगी 2/7। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, इसको सोल्व करना है। देखो 90 हम नहीं पुट करेंगे, कोस जीरो 1 होता है और कोट जीरो क्या आएगा, कोट जीरो दोस्तों हमारे पास कोस जीरो बटे साइन जीरो होगा। कोट जीरो क्या होगा, कोस जीरो 1 बटे में साइन जीरो जीरो, इन्फिनिटी बनेगा, तो हम इसका मतलब जीरो भी नहीं पुट करेंगे और 90 भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 90 पे कोस सीधा जीरो बनेगा। आप ऐसे क्वेश्चन में सीधा 45 डिग्री पुट करो, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो वो ऊपर उल्टा हो जाएगा, 1/√2 नीचे लिखेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा √2। और कोट 45 की तो 1 होती है, 1 आएगा, √2 + 1, और ये आएगा वैसे ही √2 - 1। तो √2 + 1, √2 - 1 दोस्तों क्या होगा, a + b a - b, √2 का स्क्वायर 2 -1, एक 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1, आंसर आ रहा होगा 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 547 और 349 आता है। जब उसी भाजक से दोनों संख्याओं के योग से भाग देने दें तो शेषफल 211 आता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखो, अब किसी नंबर से दोस्तों किसी भाजक से भाग देने पर पहले रिमाइंडर आया 45 47, फिर आया 349। अब इन दोनों के सम को कहता है जब उसी भाजक से दोनों संख्याओं के योग में से भाग दें तो शेषफल 211 आता है। मतलब कि जब इन दोनों का योग किया, एक्स्ट्रा कितना बच गया, एक्स्ट्रा कितना बच गया, 547 प्लस 349, एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों 211 एक्स्ट्रा बच गया। अगर ये माइनस कर देता हूं मैं इसमें से, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, हमारे पास भाजक आएगा। ठीक है, जो एग्जैक्टली नंबर डिवाइड हो जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि इनके सम को योग को भाग दिया तो रिमाइंडर 211 आता है। 211 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब इनमें से 547 प्लस 349, 9 और 7 16, 9 और 7 16 दोस्तों। 16 का अगर हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 6 आएगा, 6 - 1 5, लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब सीधा दो ऑप्शन है जिनमें लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो इसका मतलब जोड़ना ही पड़ेगा हमें। देखो 5 और 3 8, 800, 4 और 4 8, 800 दोस्तों, 4 4 8 80, 880, 7 और 9 16, 880 प्लस 16, 896। 896 में से 211 माइनस करना है, तो ये आएगा 5, ये आएगा 8, ये आएगा 6, 685 क्या आएगा, भाजक आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है, जो दो रिमाइंडर है R1 प्लस R2, इनमें से माइनस कर देना है इन दोनों के जो सम का रिमाइंडर आता है, डिवाइड भाजक से जब भाग करते हैं सम को, वो रिमाइंडर आता है वो माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर 55, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर तथा वृत्त के त्रिज्याखंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त की परिधि क्या है दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, 60 डिग्री के लिए आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। जैसे मान लो कोई वृत्त है, यहाँ पे त्रिज्याखंड बनता है कोई 60 डिग्री का, इसका एरिया आपको बताना है। तो परिधि क्या है, 11 है। परिधि क्या होता है वृत्त की, 2πr होता है, ये है 11। तो यहाँ से 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो और जो रेडियस आएगी ये आएगी 7/4। अब त्रिज्याखंड बताना है, पूरे 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, πr² को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 डिग्री बटे 360 बताना है कितने का, आपको 60 डिग्री का। ये एरिया आपको सेक्टर का बताना है, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे 22/7, पाई का मान ये r², 7 × 7, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, 4 × 4 होगा। ठीक है, क्या होता है πr², और ये आएगा यहाँ पे 0 से 0, छिक छिक 36, 1/6। अब इसको सोल्व करना है, इससे ये कैंसिल, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल। अब 2 पे काटेंगे, ये आएगा 11, 11 से 77 बटे दोस्तों क्या आएगा, 6 चौका 24 दूनी 48, 77/48, तो 48 एकम 48, बचेगा कितना है, 77 29 बचेगा बटे 48।
एक सही 29/48 राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सॉरी, एक सही 29/39, ये तो दो सही है। एक सही 29/48 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इसको सोल्व करना है। देखो इसको करने का तरीका देखो, बेसिक से करेंगे फिर टाइम लगेगा इसमें। इसको सोल्व करने का यही तरीका होगा, सीधा आप देखो जीरो नहीं बनाना हमें, वन पुट करेंगे तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, बराबर वैल्यू पुट करेंगे तब जीरो बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा कहने का मतलब। तो ए की वैल्यू डायरेक्टली आप कह सकते हो, ए बराबर पुट कर देते हैं हम एक, बी बराबर पुट कर देते हैं दो, और सी बराबर पुट कर देते हैं तीन। तो यहाँ पे पहला वैल्यू आएगी एक दोस्तों, एक माइनस दो करेंगे तो -1 आएगा। और यहाँ पे ये क्या आएगा, एक माइनस करेंगे माइनस के तीन तो माइनस के दो आएगा। तो मतलब कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आया 1/2। फिर नेक्स्ट प्लस में, अब बी की जगह पुट करा है हमने दो, दो माइनस एक दोस्तों एक आया, बटे में है ये सारा। और ये दो माइनस दोस्तों तीन करेंगे तो -1 आएगा। तो ये यहाँ से आया हमारे पास कितना, -1/2 आया। अब ठीक है, अब देखो यहाँ से सी से देखो, 1/3 पुट करा है, सी की वैल्यू तीन, माइनस तो तीन माइनस एक दो, और तीन माइनस दो करेंगे एक आएगा, तो ये आया 1/6। ठीक है, कितना आया, दो तिये छः, 1/6 है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/6 अब देख लो कौन से ऑप्शन से आएगा। इनकी वैल्यू वन ऐसे पुट करने 1 बाई, ठीक है 1/समथिंग। देखो यहाँ से तो 6 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, ए का स्क्वायर दो का स्क्वायर, तो ये आएगा ज्यादा बड़ा, मतलब चार, तीन का स्क्वायर नौ, नौ चौका 36। ठीक है, 1/36 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आएगा 1 बाई, एक गुना दो गुना तीन क्या आएगा, छह आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, 3400 रुपए में ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के दो के भागों, बी और सी के भागों और सी और डी के भागों का क्रमशः अनुपात दोस्तों क्या है, दो तीन चार तीन और दो तीन के अनुपात में रहे। तो बी और डी के अनुपात का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, जैसे ऐसे अनुपात लिख लेना, दो तीन, फिर दूसरा चार तीन। देखो ए बी, बी सी, सी डी ऐसे है ये, दो तीन चार तीन और दो तीन, ऐसे है अनुपात। और बी डी का अनुपात आपको बताना है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगी ए की वैल्यू, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ दूनी 16, और तीन का क्यूब 27, ये आएगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये ए का रेशियो आएगा, ये डी का रेशियो आएगा। ठीक है, अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू, ए और बी का रेशियो क्या था, ये था। तो ए की वैल्यू, दो यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 16 है। दो यूनिट की वैल्यू 16, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो तीन की बतानी है तो बी का रेशियो आएगा 24। वैसे ही 27 क्या है, 27 सी डी का रेशियो मान लेते हैं, यहाँ से मुझे निकालनी है डी की वैल्यू। ये वैल्यू डी की आई है। ठीक है, तो डी की तो डायरेक्ट हमारे पास कितनी आई है, 27 आई है। और ए की 16 थी और बी की 24। देखो ए की 16, ए बी सी डी ऐसे मान लेते हैं। ये ए की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, 16, बी की 24, और सी का जो रेशियो आएगा, डी की वैल्यू दोस्तों क्या थी, डी का सी डी का अनुपात ये था दो तीन, तो तीन यूनिट की वैल्यू आई, एक यूनिट की वैल्यू 9, तो दो यूनिट की वैल्यू 18 आएगी। ये 18 है, ये 27 है। अब देखो यहाँ पे 24 और 16, 40, और दोस्तों 40 और 27 जोड़ेंगे, 67 आएगा। 67 में 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 85 आएगा। 85 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 3400 बटे में 85। बताने कितनी यूनिट की वैल्यू आपको, बी और डी के भागों का योग। बी और डी का योग क्या बनेगा, ये बनेगा 27 और 24, 51 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 17 तिये 51, 17 पंजे 85। तो 5 से काटो, इसको लिख देते हैं 10/2, दो ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो। तो आपको सीधा करना है, तीन दूनी छह, 34 छिक्का करना है, 34 की 6 से गुना करनी है और एक जीरो लगा देनी है साथ में। तो जीरो 6 से करेंगे, जीरो जीरो, 6 0 0, 6 चौका 24, दो कैरी, 6 3 18 दो 20, ये आएगा 2040। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 5/4। ये दोस्तों 5/4 के बराबर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको लगाना है कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल। जब भी ऐसे आपको दिखे एक्सप्रेशन प्लस माइनस, कंपोनेंट डिविडेंडो रूल दोस्तों ये कहता है
ऊपर वाले में ये नीचे वाला जोड़ना है और ऊपर वाले में से ये घटाना है। ऊपर वाले में ये जोड़ेंगे नीचे वाला, तो ऊपर क्या आएगा, cos थीटा से तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 sin थीटा। और ऊपर वाले में से ये माइनस करेंगे तो दोस्तों sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा फिर 2 cos थीटा। वैसे यहाँ पे राइट साइड भी ऊपर वाले में जोड़ेंगे और ऊपर वाले में से ये माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1 9 आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन थीटा की दोस्तों वैल्यू है 9। अब आपको निकालना है टेन स्केयर थीटा, तो 81 प्लस 1 82 और 81 स्केयर माइनस 1, मतलब कि 82 बटे आपको करना है 80। तो ये आएगा हमारे पास, आधा कर देते हैं 41 बटे 40, राइट आंसर होगा ऑप्शन 41 बटे 40, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों 10 और 5 की इफेक्टिव रेट निकालो आप। ये तो ऐसे कर लो इफेक्टिव रेट, या ऐसे कर लो रेस, 10 की चीज दोस्तों 10% छूट में बेचेंगे, 10 की चीज 9 में बेचेंगे। 5% छूट में बेचेंगे मतलब 20 की चीज 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 की चीज कितने में बेची जाएगी, 19 में बेची जाएगी। तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 240 है, तो 19 गुना 9 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 200 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 240 बटे में 200 आएगा। और बतानी कितने यूनिट की वैल्यू, आपको 19 गुना 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब मुझे बस लास्ट डिजिट चेक कर लेना है। देखो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे तो सारी जीरो आ जाएंगी। 24 पंजे 120 दोस्तों 12, लास्ट डिजिट 2 है, निम्न में 81, लास्ट डिजिट 1 आई, 1 की 2 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, एक स्कूल में 15 अध्यापकों की मासिक आय 4215 रुपए थी। 4 अध्यापक जिनकी मासिक औसत आय 3650 रुपए थी स्कूल छोड़कर चले गए, उनके स्थान पर एक नया अध्यापक 4175 रुपए मासिक आय वाला नियुक्त किया गया। शेष अध्यापकों की मासिक औसत आय ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कहानी क्या हुई है इसमें। अब टोटल कितना था, स्टार्टिंग में 15 बंदों का एवरेज था ये। अब जो जाएंगे ये एवरेज से कम लेके गए हैं, कितना कम लेके गए हैं, देखो 350 तो 40,000, सॉरी 4,000 तक पहुंचने के लिए 215, ये 350 में 215 जोड़ेंगे तो आएगा 565। तो 565 दोस्तों कह सकते हैं गैप है, और टोटल 4 बंदे गए हैं तो 565 का हम करेंगे 4 गुना, तो इतना कम लेके गए हैं वो एवरेज से। 565 का डबल करेंगे, 56 दूनी 112, ये आएगा दोस्तों 1130। 1130 का डबल करेंगे 2260, तो 2260 वो कम लेके गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2260 ये तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कम लेके गए हैं तो जो रिमेनिंग बचेंगे उनका एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। अब ये 4175 लेके आया है एक बंदा, ये कितना कम लेके आया एवरेज से, ये दोस्तों कम लेके आया 25 और 15 40 कम लेके आया ये। तो इसका मतलब जो रहेंगे ना ये तो शामिल हुआ है, तो ये इतना एवरेज को कम करेगा। और ये जो एक्स्ट्रा या कम जो जितना बच गया, अब बंदे कितने रह गए, 4 गए थे, 11 रह गए थे, एक आ गया 12 हो गए, तो 12 में बढ़ेगा। ठीक है, ये इम्पैक्ट पड़ेगा इस एवरेज पे। तो 2260 माइनस करेंगे 40 दोस्तों, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2220 बचेगा। बचेगा ये बटे में 12, तो 12 पे काटो इसको, 12 एकम 12, बचेगा 10, 12 अट्ठे 96, 4, 12 अट्ठे 96 कितना बचेगा दोस्तों, 12 अट्ठे 96 4 6, 12 पंजे 60, 185, 185 एक्स्ट्रा आता है, ये इसमें मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। इसमें 85 ऐड करेंगे 4300, 100 ऐड करेंगे 4400, तो रिमेनिंग जो 12 बचेंगे उनका एवरेज क्या होगा, 44 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 61, एक ऊर्ध्वाधर मीनार भूमि पर स्थित है, ठीक है जी, जिसके शीर्ष पर 18 मीटर की ऊंचाई का एक झंडा है। दोस्तों ये मान लेते हैं मीनार है, ठीक है, और इसके शीर्ष पे क्या है, 18 मीटर का एक झंडा है, ये है मान लो 18 मीटर का झंडा। भूमि पर किसी बिंदु से झंडे के शीर्ष व आधार के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोस्तों मान लो आधार का तो ये 30 डिग्री है, और शीर्ष का कितना है, 60 डिग्री है। ये मान लो शीर्ष का कोण है, ऐसे इसको थोड़ा और बढ़ा दो, किसी पॉइंट से, मतलब एक ही पॉइंट से, भूमि पर किसी बिंदु से, ठीक है, बिंदु एक ही है, 60 डिग्री और कितने 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो दोस्तों ये मान लो ये था 30 डिग्री,
और ये टोटल कितना है, ये है सारा 60 डिग्री। तो टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन थर्टी की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, मतलब 1/√3, ये 1 है, लंबटियादार ये √3 है। टेन सिक्सटी की वैल्यू निकालोगे दोस्तों क्या होगी, √3/1 होती है। ठीक है, मतलब लंब √3 होगा बाई 1, लेकिन बेस दोनों में सेम करना पड़ेगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो, तो ये आएगा, टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3, बेस तो √3 है ही है। अब यहाँ पे ये 1 यूनिट थी और टोटल 3 है दोस्तों, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू है 18, 2 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो आपको मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, काटेंगे 9 आएगी। और मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों, ये तो झंडे की ऊंचाई थी, ठीक है, तो मीनार की तो ये 1 ही यूनिट है, तो क्या आएगा 9 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62। एक्स बराबर है दिस, वाई बराबर है दिस, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व कर दें, रैशनलाइजेशन कर दो √3 + 1 से, तो दोस्तों नीचे तो आएगा हमारे पास 2, √3 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, +2 ये भी 2√3, ये आई हमारे पास किसकी, एक्स की वैल्यू ये आई है हमारे पास। ठीक है, और वाई क्या है, एक्स का उल्टा है, तो इसको लिख सकते हैं x² + 1/x², ये लिख सकते हैं। तो x² मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको और भी कर सकते हैं, ये आएगा 2 + √3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप ध्यान रखेंगे x की वैल्यू क्या है, 2 + √3 है, और x बराबर है दोस्तों कितना है, 1/y है, आपको पता है। ठीक है, ऐसे है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x बराबर है दिस, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी, तो 1/x 1/2 + √3 का उल्टा कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, 2 - √3, 2 - √3, तो इसका मतलब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये तो आएगा 1 नीचे, और ये आएगा 2 - √3, तो मतलब y की वैल्यू ये आ गई दोस्तों। तो आपको निकालना है x² + y², तो x का मतलब इसका 2 + √3 का स्क्वायर, माइनस ये प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर दोस्तों, और a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b², मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, तो 4 3 7 का डबल करेंगे, क्या आएगा, 14 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है x + y इंटू में x² + y² + z², माइनस के कह सकते हैं xy + yz + zx, इसके बराबर होता है ये। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब इसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो x² + y² दोस्तों आएगा, प्लस z² आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx आएगा, मतलब ये आएगा, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो इसकी वैल्यू 16 आएगी, ये आएगा 6, 16 माइनस इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो 16 - 10 दोस्तों 6, और गुना 6 करना है, 36 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, ये क्या है, पूछा गया था एडीपीटी में, पैटर्न ये, तो ध्यान रखेंगे, स्लोप निकालते हैं इस क्वेश्चन में। y के किस मान के लिए दिस दिस, ठीक है, y के किस मान के लिए बिंदु ये और ये से जाने वाली रेखा, बिंदु दिस और दिस से मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। ये दोस्तों टॉपिक आता है स्लोप वाला 11th क्लास में, ठीक है, 11th 10th में ये आता है। ध्यान रखेंगे, अगर दो लाइन समानांतर होती है ना, उनकी स्लोप हमेशा बराबर होती है। स्लोप मतलब कि m की वैल्यू बराबर होती है, m को टेन थीटा, स्लोप को टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। अभी लाइन क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, तो दोनों की स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है m का y2 - y1 बटे में x2 - x1। ठीक है, और दोनों की स्लोप, ये मान लो m1 की वैल्यू निकालेंगे ऐसी, फिर m2 की वैल्यू, और दोनों इक्वल कर देंगे। m1 की वैल्यू y2 - y1, मतलब 7 - y, x2 - x1, 2 - 3 -1 आएगा, बराबर m2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, y2 - y1, माइनस में प्लस हो जाएगा दोस्तों 7, सॉरी y2 - y1 था ये, y2 - y1, मतलब 6 - 4 करेंगे 2 आएगा, और x2 0 - 1 करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आएगा 2।
तो इसका मतलब दोनों स्लोप दोस्तों, स्लोप के लिए m1 बराबर m2 होना चाहिए। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा माइनस के साथ प्लस के y, क्योंकि माइनस बटे में था नीचे। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ये उस साइड जाएगा, तो y बराबर किसके आएगा, 9 के आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और बी अकेले शेष कार्यों को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य निम्न में से पूरा कर सकते हैं। देखो ए कर सकता है दोस्तों, ये टोटल काम हो गया 60 दिन में। एक एफिशिएंसी मान लो एक दिन में ए काम करता है, तो 60 दिन में इतना करेगा, टोटल काम हो गया। अब वह 15 दिन कार्य करता है, ए ने काम किया 15 दिन, और बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में करता है। शेष काम को बी ने कर लेता है 30 दिन में, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से इफिशियंसी आएगी, माइनस करेंगे इसमें से 45, ए बराबर आएगा दोस्तों किसके, 30 बी के। तो 15 दूनी 30, 15 तिये 45। तो ए और बी की जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा पर डे काम करने का, तो ए की इफिशियंसी आएगी 2, और बी की जो ए के साथ वाली वैल्यू है 3। टोटल वर्क निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 2 पुट करते हो दोस्तों, 60 दूनी 120, टोटल काम हो गया। ये यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, एक ही बात है। अब कहता है दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो पूरा काम कराना है दोस्तों। तो डिवाइड कर देंगे, 24 पंजे 120 होता है, 24 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। 66 में कहता है आपको निकालना है एंगल बी डी ए। पहले लिख लेते हैं जो दिया है, सी बी ए, तो सी ये रहा, बी ये रहा, और ए ये रहा, ये है 35 डिग्री। और एंगल बी ए सी ये 55 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और बी ए टी 65 डिग्री है, बी ए टी, बी ए टी मतलब ये एंगल टोटल कितना है दोस्तों, ये 65 है। तो आपको बताना है बी डी ए, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। त्रिभुज पे तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ये 35 है, ये 55 है, तो सीधा ये तो हमारा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 90 डिग्री। अगर ये दोस्तों 90 डिग्री आ गया, अब ये एंगल जो परिधि पे बना है 90 डिग्री, इसका मतलब ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा डायमीटर। डायमीटर से, क्योंकि डायमीटर से परिधि पे बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, डायमीटर होगा। अब दोस्तों ये सेंटर पे जो एंगल बना होता है ना, ये कितना बना है, 180 बना है। सेंटर पे एंगल कितना बना है, ये स्ट्रेट लाइन में 180 बना है। तो सरकमफ्रेंस पे दोस्तों इसका हाफ होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कह सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या आप सीधा भी कह सकते हैं, ये 90 था तो ये भी 90 आ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 67। एक स्कूल में 450 विद्यार्थी एक स्कूल में 450 विद्यार्थियों से 325 फुटबॉल खेलते हैं। 450 विद्यार्थियों में से दोस्तों 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, तथा 50 एशिया जो न फुटबॉल खेलते हैं न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। अब 50 तो कोई गेम नहीं खेलते, तो 450 में से माइनस कर देंगे, जो कोई भी गेम नहीं खेलते, 50 माइनस करेंगे दोस्तों, 450 में से 50 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 400। 400 हो गया, वो स्टूडेंट हो गए जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो कह सकते हैं ए यूनियन बी दोस्तों क्या हो गया, मान लो ए यूनियन बी हो गया हमारे पास। यूनियन का मतलब टोटल मिला के, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे ये 1 2 3 तक है सेट, ये ए है, ये कोई सेट बी है। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों फेज 30 में आए हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये मान लो 4 2, ठीक है, 4 2, मान लो 1 है। ये मैं पूछता हूँ ए यूनियन बी क्या होगा। मतलब एक से लेके जितने भी हैं दोस्तों, स्टार्टिंग से लेके जितने भी एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 4 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी पूछूं तो इनमें से क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी मतलब टोटल कितने हैं, 400 हैं। और ये होता है जितने एलिमेंट ए में है प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपको निकालना क्या है, दोनों फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेले, इंटरसेक्शन निकालना आपको। तो ए यूनियन बी 400 था, 400 में से
400 में से ये 400 था और ये था 100, 325 प्लस ये था 175। ये माइनस है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन भी ऐसे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, उस साइड प्लस को होगा, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों गेम खेलते हैं वो कितने होंगे, इनमें से जोड़ दो। 325 में ये जोड़ेंगे, 75 जोड़ेंगे तो 400 होगा, फिर 500, 500 माइनस 400 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 68, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों मान लेते हैं टोटल टंकी कैपेसिटी 6 है। एक नल भरता है, जो मान लो कोई स्टार्टिंग में पहला नल है, 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में वो एक ही काम करेगा, कह सकते हैं। 3 घंटे में दोस्तों 3 काम कर लेगा, वो आधा भर जाता है। मतलब 3 घंटे में 3 काम कर लेगा, आधा भर देगा, इसका आधा क्या है, 3 घंटे। सॉरी, 3 3 काम 3 घंटे, एक काम 1 घंटे, 3 काम 3 घंटे उसको लग गए। अब काम बच बच गए दोस्तों 3 बच गया। अब कहते हैं इस कैपेसिटी के 3 नल और खोल दिए, अब कितने हो गए नल, 4। काम कराना है 3, तो टाइम कितना लगेगा, तो 3 को भाग कर देंगे 4, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब ये 3 बटे 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 4 पे काटेंगे 15, 15 तो ये 45 मिनट और लग जाएंगे। तो टोटल टाइम क्या होगा, 3 घंटे 45 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, 5 कंपनी ए बी सी डी ई की मांग और उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, कहता है यदि कंपनी ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है, तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है। दोस्तों देखते ही आप बता देंगे इसको। ठीक है, मतलब कि कंपनी ए अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है, तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है, उपयुक्त कौन सी होगी जिसमें उत्पादन ज्यादा होगा। तो उत्पादन देखो, ये वाली वैल्यू उत्पादन को रिप्रेजेंट करती है, किसमें ज्यादा है सबसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कौन सी में है, ये है डी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, और अंतर भी ये क्या है, 1500 है इनका। तो सबसे उपयुक्त कौन सी होगी, डी कंपनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70, एन बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो एन का मान क्या होगा। इसको देखो, जोड़ने का तरीका क्या होगा, एक तो इसको जीपी में कन्वर्ट करो आप। जीपी में कन्वर्ट करने का मतलब, जैसे ये एक है तो इसको लिख सकते हैं, ये पहली टर्म एक है दोस्तों। दूसरी टर्म क्या है, इसको लिख सकते 10 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, ये एक था जैसे पहली टर्म, दूसरी 10 की पावर 1 प्लस 1, और उससे नेक्स्ट को लिखते हैं 10 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 की पावर 2 प्लस 1, 10 की पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ पे कितनी आएगी देखो, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर लास्ट यहाँ से चलते चलते 10 की पावर 9 प्लस 1 ऐसे आएगा। अब जब आपको देखो, आपको डायरेक्ट करना है, मैं समझा रहा हूँ कैसे आती है ये चीज। 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 की पावर 9 प्लस 1 है दोस्तों, तो इसका मतलब 10 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर उसके बाद 8 भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं आप कहेंगे, उसमें जीरो हैं। 10 की पावर 8 है। ठीक है, तो कितने जीरो हैं, 8 जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही आएगा दोस्तों, ऐसे चलता चलता जाएगा। तो 10 की पावर 1 प्लस 1 था जो, तो 10 की पावर 1 में कितने जीरो हैं, तो एक ही जीरो है, तो ऐसे जुड़ेगा। तो मतलब जो लास्ट आएगा ना, तो लास्ट तो 10 आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट तो 10 आएगा आएगा आएगा। और उसके बाद देखो, एक था, और 10 की पावर 1 प्लस 1 9, एक तो ये हो गया, और 9, ये एक 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 10 की पावर 9 तक एक, 10 ये हो गया। एक में 9 ऐड करोगे, हर में मतलब हर में 9 एक 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 आएगा, 10 की पावर 1 में भी एक आएगा, 10 की पावर 2 में फिर एक ऐड होगा, 10 की पावर 3 में फिर एक ऐड होगा, 10 की पावर 9 में फिर एक ऐड, 9 तो ये हो गया, और एक ये 10, 10 इसमें ऐड करना है। तो लास्ट क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए आपका लास्ट में। एक ही ऑप्शन है लास्ट में 20 है, ऑप्शन थर्ड ओनली। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट है इसमें जीपी बनाएंगे, जीपी इतनी लंबी टर्म नहीं है, आप इसको डायरेक्टली, अभी मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा। आगे आगे से आपको डायरेक्टली याद रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली याद रहेगा। तो सीधा आप यहाँ पे वार करोगे, डायरेक्टली आपको ऐसे करना है, यहाँ पे वार करना है, डायरेक्टली यहाँ देखना है डिफरेंस क्या है। मैं तो कैसे देखूंगा, जैसे पहली वन तो ये है, इसको अलग फेंक दो, 10 की पावर 1 प्लस 1, ये देखना कितने तक जा रहा है।
ठीक है, उतनी ऐड करेंगे और ये सीधा तो आपको पता होना चाहिए 9 तक 1 तक लास्ट में ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसमें जितनी सिंगल सिंगल वन वन वो ऐड कर दोगे, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है। धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, 2 वर्षों में ये होगी और 5 वर्ष में ये होगी, इसका मतलब 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे सीधा, तो ये आएगा 2800 माइनस करेंगे 3250 में, तो ये आएगा 450। 450 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का क्या आएगा, 150 आएगा। 2 साल का क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दो 300 आएगा। तो 300 इसमें से माइनस कर दो, तो सीधा हमारे पास प्रिंसिपल क्या आएगा, 2500 आएगा। एक ही ऑप्शन है, रेट हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से सात जल में तैर सकता है। यदि एक नदी जो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रही है, उसमें ए से स्थान बी तक तैर कर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है। ओ, अब कह सकते हैं बोट की या मैन की एक ही बात है, और धारा की स्पीड है एक है, तो डी कवर करता है वो। ठीक है, मान लो अप स्ट्रीम में जाएगा या डाउन में, एक अप में मानो एक डाउन में मानो, तो टोटल यहाँ से टाइम कितना लगेगा दोस्तों, मान लो डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं अप स्ट्रीम में जाता है, तो बटे में 4 टी टाइम आएगा। फिर डी डिस्टेंस तो सेम है, तो अब की बार क्या आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, मान लो डाउन स्ट्रीम में वापस आता है, और टोटल टाइम है 75 मिनट, मतलब कि 75/60 ओवर। तो डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। 4×3 = 12, 3×2 ये 6×2 = 12, और ये आएगा 15×5 = 75 और 15×4 = 60, 5/4। इसको ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से काटेंगे दोस्तों 3 आएगा, तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, डी क्या आएगा, 3 किलोमीटर डिस्टेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73। मानव शरीर में कौन से दो खनिजों की आवश्यकता लगभग समान प्रतिशत में होती है। लगभग समान परसेंटेज देख लेना है किसका इसमें से। ये मानव शरीर में खनिजों की मात्रा देखो समान, दोस्तों सोडियम और पोटेशियम, ये समान कह सकते हैं लगभग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम का प्रतिशत क्या है, लगभग समान है। क्वेश्चन नंबर 74। इसमें ग्रुप नेम पुरुषों व नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ग्रुप नेम, नंबर ऑफ मेल और फीमेल दिए हुए हैं दोस्तों, आपको बताना क्या है, आपको बताना है दिए गए समूह ग्रुप में किस ग्रुप में महिला और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। मैक्सिमम अनुपात बताना है कौन से में है, और बताना है महिला से रिलेट करना है पुरुषों को। महिला ऊपर आएंगी, पुरुष नीचे आएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से उठाओ, आर क्या है दोस्तों, आर है हमारे पास 405/740। दूसरी वैल्यू है आर के बाद ऑप्शन है सी। सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 414/950 है। उसके बाद बी की, ये एस की वैल्यू देखो कितनी है, 408/720 है। और बी की वैल्यू है 414/650। अब दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा इसमें से, जिसके नीचे जो छोटी वैल्यू है, ठीक है, लगभग कह सकते हैं डायरेक्टली देखने से पता लग रहा है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, यहाँ पे बटे में 650 है, यहाँ पे भले ही 408 है, लेकिन बटे में क्या है, 720 है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 740 है, और यहाँ पे सीधा 950 है। तो मैक्सिमम जो आएगा, क्या आएगा ये, बी में। ठीक है, मैक्सिमम जो आएगा अनुपात कौन से में आएगा, ग्रुप बी में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी। अब दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में देखो, यहाँ पे तो वैल्यू पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों क्या है, ये 35 था, यहाँ तो बढ़ी है। यहाँ पे 55 में दोस्तों चाहिए, पहले पिछले वर्ष की तुलना में क्या थी वैल्यू, पहले 90 थी, अभी 55 है। लेकिन 2013 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद ऑप्शन में देखो, सीधा ऑप्शन उठाओ, 2015 में देखो, 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में वैल्यू दोस्तों बढ़ रही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2014 में देखो,
2014 ये रहा, पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों वैल्यू क्या है, घटी हुई है, घटी हुई है। और यहाँ पे देखो और किसी में देखोगे बाकी वैल्यू बढ़ेगी, 16 में भी बढ़ी हुई है वैल्यू, देखो 16 में, ठीक है। पहले 65 थी, अब 16 में कितनी होगी दोस्तों, 100 होगी, ये भी वैल्यू बढ़ी है। वैसे ही 12 में देखो, 12 में क्या होगी, 90 होगी, 35 से यहाँ भी बढ़ी है। तो एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऐसे पूछता कि कितने हैं रिक्तियों की संख्या जिनमें कम थी पिछले वर्ष की तुलना में, तो कौन कौन से हो सकते हैं, फिर जैसे कि यहाँ पे कम है, 55 में वैल्यू कम हुई है, यहाँ भी कम हुई है 2, ठीक है। तो उसके बाद 3, फिर टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, 3 होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसने सिर्फ ये पूछा है किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया हुआ है 2014, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76, बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सी फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। देखो देखते ही पता लग जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, इसमें क्या है, अरेंजमेंट गलत है, ठीक है। पढ़ा होगा आपने, कभी भी ऐसे नहीं होता द टू फर्स्ट चैप्टर्स, क्या होता है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। एडजेक्टिव जब भी नाउन के बाद दो एडजेक्टिव आते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, हम ऑर्डिनल को पहले रखते हैं, कार्डिनल को बाद में रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहले आएगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव रीड द 3 फर्स्ट चैप्टर्स। ये दोस्तों अपने आप में गलत है, आना क्या चाहिए, आई हैव रीड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहले फर्स्ट आएगा, फिर आएगा उसके बाद टू आएगा, ठीक है। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स होगा, इस पार्ट में एरर है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, कहता है बैकून द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज। थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं होता दोस्तों, थर्स्ट के साथ हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन फॉर का, तो यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा, हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 78, राजू विलिंगली डैश माई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यहाँ पे किसी बात हुई है ऑर्डर की, ठीक है, राजू विलिंगली डैश माई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो दोस्तों जब भी ध्यान रखेंगे, ऑर्डर या कह सकते हैं किस चीज का पालन करने की बात हो, ठीक है, टू ओबे एक ऑर्डर और रूल, तो वहां पे यूज किया जाता है प्रेपोजिशन के साथ कंपाइल। तो यहाँ पे आएगा कंपाइल्ड विद, इसका मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, इसका मतलब होता है टू ओबे ए रूल एंड ऑर्डर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, माई फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग। तो दोस्तों देखो, माई फ्रेंड डैश एट 7 दिस मॉर्निंग, इसका मतलब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। लेफ्ट अप नहीं आएगा, टू का वे नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा गेट ओ। गेट अप का मतलब होता है बेड से उठना, ठीक है, बेड से उठना, बिस्तर से उठना, तो यहाँ आएगा गोट अप, माई फ्रेंड गोट अप एट 7 दिस मॉर्निंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जैसे कि चीयरफुल, हैप्पी, कह सकते हैं प्रोस्पेरस, ठीक है। और मतलब होता है जैसे ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जिसपे कोई चीज आपको उम्मीद हो। और सेम लगभग मिलता जुलता मीनिंग है यहाँ पे इसका। देखो हिस्ट्री का मतलब होता है कोई जल्दी जल्दी काम करना, डेलिब्रेट, मतलब कि कोई जानबूझकर काम करना, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग जो निकलेगा इसका, ये निकलेगा प्रोमाइजिंग, ठीक है, या प्रोमिसिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी को प्रॉमिस करना, वादा करना, ठीक है। सेम टाइप का मीनिंग होता है, ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं इसका मीनिंग होता है। तो लगभग ये मिलता जुलता मीनिंग है, और कोई भी फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रीड। ग्रीड का मतलब आपको पता ही है, लालची, लालची, ठीक है। और सेम मतलब होगा यहाँ पे, देखो रिलेट कर सकते हो आप, एवराइज, एवराइज, या कह सकते हैं ए वारिस। ट्रिक है याद करने की, ए वारिस। दोस्तों वारिस मतलब कि कोई प्रॉपर्टी का वारिस है, ठीक है, किसी के पिता की प्रॉपर्टी है, उसका बच्चा उसका आगे आने टाइम वाले टाइम में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का वारिस होगा, ठीक है। इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हो आप। वारिस का मतलब ग्रीडी फॉर, कह सकते हैं वेल्थ, ठीक है ना, ग्रीडी फॉर वेल्थ, सेम मतलब होता है दोनों का, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, अपोजिट मीनिंग बताना है, फोर गोइंग। फोर गोइंग, फोर गोइंग का मतलब होता है एंटीसीडेंट, या कह सकते हैं पहले की कोई चीज हो, ठीक है। फोर में जैसे हम बोलते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो पहले की कोई चीज हो उसके लिए इसको यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो इसका उल्टा क्या होगा, लेटर। लेटर मतलब क्या होता है बाद में, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर
83 इंजेनियस। इंजेनियस का मतलब होता है सुटेबल फॉर समथिंग, मतलब कि कोई चीज किसी सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठती हो। हिंदी में कह सकते हैं इसको उत्तम। और कह सकते हैं इंजेनियस वो पर्सन होता है जिसमें कह सकते हैं लॉट्स ऑफ क्लेवर आइडिया हो, अलग अलग सोचने की शक्ति हो, हर चीज सिचुएशन से डील करने की शक्ति हो। तो उस टाइप में इसका यूज किया जाता है इंजेनियस का। इसका जो उल्टा होगा वो होगा यहाँ पे अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव वो पर्सन होता है जिसमें कह सकते हैं लैक ऑफ ओरिजिनलिटी हो। ठीक है ना। ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल पर्सन, रिलेट कर सकते हैं। और ये क्या है, जिसमें क्या है ओरिजिनलिटी बहुत कम हो। ठीक है, तो ये आपस में होंगे एक दूसरे के एंटोनियम, अपोजिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 84 में आपको बताना है ईडियम फ्रेज, इसका मतलब बताना है द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट द अदर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटीज। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल दोस्तों हैज कैरी आउट द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द हायर अथॉरिटी। उनको क्या करता है वो, मतलब उनको फॉलो करता है। ठीक है, हायर अथॉरिटी के ऑर्डर को क्या करता है, फॉलो करता है। तो कैरिड आउट का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आएगा, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, मतलब अमल में लाना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। देखो यहीं से आपने मीनिंग निकाल दिया। ऐसे ही आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को देखो सेंटेंस से भी आप ईडियम का फ्रेज का जो मीनिंग है वो पता लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 85। द यंग इंजीनियर वॉज होल्ड अप फॉर फीलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट टू द कंपिटिटर। यहाँ से मीनिंग क्या निकल के आता है, यहाँ से मीनिंग निकल के आता है जो यंग इंजीनियर है उसने अपने कंपटीटर को दोस्तों क्या करी, जानकारी दी, जिसकी वजह से उसको क्या लगी, कह सकते हैं डांट लगी। तो ये मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्टली। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मतलब कि जानकारी को दोस्तों दूसरों के सामने प्रकट करना, बताना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 86। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। दोस्तों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखो विटामिन की सबको पता होगा स्पेलिंग इसकी, थ्रोट की सबको पता होगा, वेदर की स्पेलिंग सबको पता होगा, क्या आएगा, WEATHER आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 87। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। सेम वही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस की देखो प्राइविलेज की स्पेलिंग ठीक है, लिसन की स्पेलिंग ठीक है, लगेज की स्पेलिंग में क्या आएगा, डबल जी आएगा। ठीक है, LUGGAGE आएगा। तो ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88। A person who wants to go out to work should be given the possibility to do so। अब इम्प्रूवमेंट देखो है या नहीं ये आपको बताना है। देखो ए पर्सन हु वांट्स टू गो आउट टू वर्क, जो काम करने के लिए दोस्तों जाना चाहता है, उसको क्या देनी चाहिए, शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 89। अनलेस ही डज नॉट लीव दिस हाउस आई विल नॉट से एनीथिंग। अब ये अपने आप में गलत है। ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है, गलत है। क्योंकि अनलेस के बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो अनलेस के बाद दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में आना चाहिए, यहाँ पे लीव्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस ही लीव्स दिस हाउस आई विल नॉट से एनीथिंग। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 90। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है अब की बार। हु इज मेकिंग दिस चॉइस। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इज मेकिंग है, तो आईएनजी फॉर्म है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज प्लस बीइंग प्लस P3। ठीक है, तो इसमें तो बीइंग है ही नहीं, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब दोनों दोनों में बीइंग है दोस्तों। अब यहाँ पे बाय होम के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें ये गलत हो गया। ठीक है, दिस दोस्तों ये कहता है बाय होम दिस, तो क्या आना चाहिए, बाय होम इज दिस चॉइस बीज चॉइस बीइंग मेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए, इसमें दो तीन ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इज प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो क्या आना चाहिए, इज प्लस बीइंग प्लस V3 आना चाहिए। ठीक है, उस तरह से आपको देखना है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 91, वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव ए पीसफुल लाइफ। दोस्तों शुड है, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, शुड के साथ बी आएगा, शुड बी। ठीक है, तो ये शुड बी नहीं है इसमें, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। उसके बाद आप मॉडल वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, मतलब कि शुड प्लस बी, उसके बाद वी थ्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वी थ्री नहीं है, इसमें तो दोस्तों आईएनजी फॉर्म आ गई, अवॉइडिंग, इसलिए ऑप्शन बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, 92 में पहला सेंटेंस ये है दोस्तों, स्टार्टिंग यहाँ से है, एंडिंग यहाँ से है, बीच वाले आपको बताने हैं। देखो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ठीक है ना, ये बात कही हुई है। अब यहाँ से आपको देखना है, सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं, क्यू क्यू पी एस, क्यू क्यू पी एस। तो वेटेज क्यू की ज्यादा है दोस्तों, क्यू उठाएंगे। देखो दिस, ये बात कही गई है और कहते हैं जो ये बात कही गई है ना, ये मुझे इंस्पायर करती है रोज जल्दी उठने में, तो इसका मतलब ये इससे रिलेट होता है, तो सबसे पहले तो क्यू आएगा, ये ऑप्शन दोनों बार हो गए। एस और पी में देखना आपको कौन पहले आएगा, एस और पी में। पी में कहता है बट फॉर मॉर्निंग टी। देखो बट फॉर मॉर्निंग टी, दोस्तों मॉर्निंग टी, यहाँ पे कंट्राडिक्शन किससे, सीधा बट लगा दिया फॉर मॉर्निंग टी, तो ये रिलेट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले बट के लिए कंट्राडिक्शन के लिए कोई बात होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कंट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि यार इससे पहले कंट्राडिक्शन की कोई भी बात नहीं हुई। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली। अगर इससे पहले हम लेके आते हैं, टी से पहले एस लेके आते हैं, वन डे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक दिन आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, में जल्दी उठा। और एस के बाद अगर हम लगाते हैं फिर आर, दैट डे आई वॉज, देखो उसके बाद डे के बाद दैट डे, वन डे और ये दैट डे, मतलब एस के बाद तो दोस्तों आर आएगा ही आएगा, ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, एस के बाद तो आर आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया था, ये भी है, किसी में भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एस के बाद आर हो, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, ए वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री ऑन ए रिवर बैंक। ठीक है, वो क्या काट रहा था, वुड कटर वॉज कटिंग ए ट्री, काट रहा था ऑन ए रिवर बैंक। ठीक है, तो ये अपने आप में ठीक है। अब इसके बाद देखो, ही नेट नेल्ट डाउन एंड प्रेड हिज एक्सी, देखो ये काट रहा था, अब इससे ये रिलेट होता है, हिज एक्सी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। ठीक है, वाटर में गिर गई दोस्तों, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखना आपको, ऐसा आएगा, यहाँ भी ऐसा है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे क्योंकि बात क्या है, एस, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई वाटर में। उसके बाद ऐसा है, ही कुड नॉट गेट इट बैक हैज द रिवर वॉज वेरी डीप, गहराई थी, नदी क्या थी, गहरी थी, वो उठा नहीं सकता था उसको। ठीक है, तो इसके बाद क्यू के बाद ऐसा आया, एस के बाद देखो पी आएगा या आर आएगा, पी आएगा या आर आएगा, तो आर में कहता है, आर कहाँ गया, ये रहा। गुड मर्करी अपीयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड अबाउट द मैटर। दोस्तों स्टार्टिंग में ये देखो, गुड मर्करी अपीयर्ड बिफोर हिम, बिफोर किससे पहले, तो इससे पहले कुछ होना चाहिए। तो पी देखते हैं, ही नेट डाउन एंड प्रेड, तो पहले प्रेयर करेगा ना, तभी तो गॉड उसको दिखेगा, तो यहाँ से उसके बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 94 में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है। माय कजिन सेड माय रूममेट स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, सिंपल पास्ट है, तो स्नोर्ड है, तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड स्नोर्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो है, पहले वाले में तो, इसमें कहीं पे भी नहीं है दोस्तों हैड। देखो ये भी बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ही आस्क्ड हिज टीचर डू आई नीड टू रीड दिस चैप्टर। अब सेंटेंस क्या है दोस्तों, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड आएगा, सब में आस्क्ड है। ठीक है, अपने आप में सभी में आस्क्ड है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, डू आई नीड, इसको चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में मतलब क्या आना चाहिए, ही नीडेड आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। वाज है इस पे। ठीक है, इसमें दोस्तों, ठीक है, वाज है, ये बार हो गया, वो है इसमें, इसमें हैड, ये बार हो गया, तो एक ही है जिसमें ही नीडेड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब आपको देख पा रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन को आप, तो पैसेज टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, पैसेज है, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करने होते हैं।
96 में सबसे पहले क्वेश्चन देखना आपको क्या पूछा है। इन द लाइन जेंटली वी ब्रोट द सब क्लोजर अंटिल वी कुड सी द वो सब रेफर्स टू का मतलब आपको बताना है क्या है इसमें। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें। आवर सेकंड व्यू ऑफ द टाइटैनिक वाज ब्रेथ टेकिंग। मतलब ये कहता है टाइटैनिक को लेके हमारा जो दूसरा व्यू था दोस्तों वो क्या था, अपने आप में क्या था वो कह सकते हैं ब्रेथ टेकिंग, मतलब अद्भुत था। एज वी ग्लिडेड अक्रॉस द बॉटम, मतलब जैसे ही हम नीचे की ओर दोस्तों क्या हो रहे थे, खिसक रहे थे कह सकते हैं। आउट ऑफ द डार्कनेस loomed the vertical knife edge of the bow, the great ship towered above us, and suddenly it seemed to be coming right at us, about to run our little submarine down। कहता है कि जो जहाज था ना, बहुत बड़ा जहाज था, वो हमारी तरफ आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। ठीक है। और हमारी जो पनडुब्बी, सबमराइन मतलब पनडुब्बी को वो डुबोने ही वाला है। ठीक है, ऐसा फील हो रहा था। सिंपल देसी लैंग्वेज में इसको अगर मैं बताऊं, जेंटली वी ब्रोट, देखो यहाँ से इसका मतलब निकल जाएगा। इन द लाइन जेंटली वी ब्रोट द सब क्लोजर अंटिल वी कुड सी द बो सब रेफर्स टू, मतलब कि बो का मतलब है दोस्तों एरो। ठीक है। यहाँ पे कहते हैं लाइन में धीरे धीरे हमने जब अपनी जो सबमराइन को करीब से लाया, जब तक कि वो बो था नहीं देख सके। तो यहाँ पे आपको बताना है सब का मतलब क्या है। तो सब रेफर्स करेगा यहाँ पे सबमराइन को, मतलब कि पनडुब्बी को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। दोस्तों पैसेज में क्या है, ये क्या है, अनुमान लगाया गया है। टाइटेनियम की जांच के लिए किसका यूज किया गया है, पनडुब्बी का, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं सबमराइन का यूज किया गया है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सब रेफर्स करता है किसको, सबमराइन को। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। ये कंडीशन बताने से पहले हमें थोड़ा सा फिर इसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे वो, ये किसके लिए आएगा, साइड ऑफ द शिप, ग्लास ऑफ द पोर्थोल, द अपर रेलिंग। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो मैं बैठ जाता हूँ वहीं पे। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब पढ़ते हैं। जेंटली वी ब्रॉट द सब क्लोजर अंटिल वी कुड सी द वो मोर क्लियरली, इट वॉज बरी buried more than 20 meters in bottom mud, both anchors still hung in a place। इसका मीनिंग क्या निकलता है, कहता है जब तक धीरे धीरे हम सबमराइन या पनडुब्बी को करीब लाए, जब तक कि हम उसे साफ नहीं देख पाए, और वह कीचड़ में 20 मीटर से ज्यादा धसी हुई थी। और कह सकते हैं दोनों जो एंकर थे, दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या हुए थे, लटके हुए थे। ठीक है, हंग मतलब कि लटकना। देखो यहाँ पे एक चीज तो हमें पता लग गई दोस्तों, जो पो था, धनुष था, हिंदी में कहते हैं धनुष, या कह सकते हैं एरो टाइप का कोई वो होता है। ये नीचे 20 मीटर से भी ज्यादा धसा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका ए का क्या आएगा, ये आएगा ब्रिड इन ए बॉटम मड। ठीक है, मतलब कि कीचड़ में धसा हुआ था। पहले का तीसरा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब बी का देखो क्या आएगा, बी है साइड ऑफ द शिप। साइड ऑफ द शिप के लिए क्या आएगा, इसमें कहता है सेकंड का, इसमें साइड ऑफ द शिप के लिए इसमें दिया है कि ये आएगा सेकंड, लार्जली इंटैक्ट था साइड ऑफ द शिप, या फिर क्या होगा, कवर्ड बाय रस्ट था। उसके लिए देखो एक बार फिर जाना होगा वहीं पे। रिवर ऑफ द रस्ट कवर्ड बाय द साइड ऑफ द शिप, दोस्तों क्या था, कवर्ड था। ठीक है, कवर्ड बाय द साइड ऑफ द शिप, तो यहाँ पे आएगा कवर्ड। तो यह है कवर्ड बाय द रस्ट। तो इसका मतलब क्या आएगा, सेकंड का आएगा जी फर्स्ट। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन। Question number 98. The literary device used in the underlined expressions. Rivers of rust. Second, as though the Titanic were weeping over the her fate, are.
इसमें हमें बताना है, जैसे हिंदी में हम बताते हैं ना कि क्वेश्चन आता है कि अलंकार बताओ कौन से अलंकार हैं, तो वैसे इंग्लिश में बताना है कि द लिटरेटरी डिवाइस इज यूज्ड इन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। कौन से किस किस का यूज किया है दोस्तों? ठीक है, रिवर्स ऑफ रस्ट यहाँ पे किसका यूज किया है, और हैज द टाइटैनिक वर वीपिंग ओवर द हर फेट यहाँ पे किसका यूज हुआ है? जैसे आप कहते हैं, जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं हम लिटरेरी डिवाइस, और हिंदी में बोल देते हैं अलंकार। पहले में क्या है, रिवर का बहुत ज्यादा गहरा फ्लो है, तो उस कंडीशन में होता है, ध्यान रखेंगे, मेटाफोर। हिंदी में बोलते हैं इसको रूपक अलंकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स में जो गहरा पानी है ना, उसकी सीधा उसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे होगा मेटाफोर। और हैज टू द टाइटैनिक वर वीपिंग ओवर द ओवर हर फेट, यहाँ पे मतलब क्या निकल के आएगा कि टाइटैनिक अपने जो भाग्य है दोस्तों, उसका जो लक है उसके ऊपर रो रहा था, वीपिंग मतलब रोना। यहाँ पे टाइटैनिक को एक मैन की तरह, एक लिविंग थिंग की तरह बताया गया, एक मैन की तरह बताया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों होगा पर्सोनिफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको मानवीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, ये ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99, एल्विन वॉज, एल्विन क्या था? एल्विन एल्विन किसका नाम था? देखो इसके लिए देखते हैं, एल्विन किसका नाम था? ये दोस्तों साफ साफ दिया है इसमें, देखो एल्विन दैट वाज द नेम हैज कॉल्ड अवर सब, सब मतलब सबमराइन का नाम था, पनडुब्बी का नाम था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा इसका 99 का, ये था, किसका नाम था? सबमराइन का, ठीक है, द नेम ऑफ द गिवन टू द सबमराइन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन डिड द ओपिनियन ऑफ द नरेटर अबाउट द शिप चेंज? तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, ये कहते हैं कि जो दोस्तों जहाज था उसके बारे में जो नरेटर की जो राय थी, सोच थी, वो कब बदल गई? जब वो क्या था, वो पास आया था, ठीक है, और एक बड़ा साइज, उसको बड़े साइज में उसने देखा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा व्हेन ही सॉ इट्स इमेंस साइज क्लोजली, मतलब जब उसने उसके विशाल साइज को करीब से देखा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।